किडनैप कर लिया है। जिसके बाद ऋषि की किडनैपर से बात हुई, जिससे ऋषि को मालूम चला कि किडनैपर्स और कोई नहीं बल्कि रिया थी। रिया ने ऋषि से कहा, मैं जूही को जाने दे सकती हूँ अगर तुम अकेले में मेरी कही हुई जगह पर आ जाओ। जब ऋषि ने रिया की इस डिमांड का कोई जवाब नहीं दिया, तब रिया जूही के करीब गई और उसे कहने लगी, प्यारी बहन, चलो अपने पति देव से कुछ प्यारी प्यारी बातें करो। पर जूही ने ऋषि से कुछ भी नहीं कहा। वो मन ही मन सोच रही थी, नहीं, मैं ऋषि से कुछ नहीं कहूँगी। अगर ऋषि को मेरी हालत के बारे में जरा सी भी भनक लग गई तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास चला आएगा। और फिर रिया, नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि रिया ऋषि के साथ क्या करेगी। जब जूही ने फोन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, तब रिया ने गुस्से में जूही को एक लात मारी, जिसके कारण ना चाहते हुए भी जूही के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। जूही की चीख सुनकर ऋषि का डर उसकी सोचने समझने की शक्ति पर हावी होने लगी। ऋषि ने बिना कुछ सोचे रिया से कह दिया, रिया, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस जूही को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर ऋषि जल्दी से विनय का फोन लेकर ही विनय के कैबिन से बाहर भाग गया। इतने में इशिका सिंघानिया भी वहाँ पहुँची। ऋषि को यूं घबराता हुआ कैबिन से बाहर जाता देख इशिका सिंघानिया ने ऋषि का रास्ता रोक दिया। इशिका सिंघानिया ने ऋषि से पूछा, ऋषि, तुम ऐसे कहाँ भागे चले जा रहे हो? तो ऋषि ने इशिका सिंघानिया को एक लाइन में एक्सप्लेन करते हुए कहा, जूही किडनैप हो गई है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, आप रास्ते से हटिए। पर ऋषि की बात सुनने के बाद भी इशिका सिंघानिया ऋषि के सामने से नहीं हटी। वो उल्टा ऋषि से सवाल करने लगी, ऋषि, तुम किसी प्रैंक को तो सीरियसली नहीं ले रहे हैं ना? बात सच्ची है ना? ऋषि, ऋषि! इशिका सिंघानिया से इरिटेट होकर ऋषि ने उनसे गुस्से में कह दिया, गेट लॉस्ट। ऋषि की बात से न सिर्फ इशिका सिंघानिया बल्कि ऑफिस के बाकी लोग भी शॉक थे। इशिका सिंघानिया ने अपने दिल पर हाथ रखकर ऋषि की ओर देखा। उन्होंने उससे सवाल किया, ऋषि, तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा? इसके बाद ऋषि ने अपनी कही हुई बात को दोबारा रिपीट तो नहीं किया, पर वो रुका भी नहीं। ऋषि ने एक बार इशिका सिंघानिया को गुस्से से देखा, फिर वो अपने कदम बढ़ाकर आगे जाने लगा। ऋषि को जाता देख इशिका सिंघानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगी, नहीं ऋषि, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। अगर किसी ने जूही को किडनैप किया भी है तो उसे बचाने का काम तुम्हारा नहीं है, पुलिस का है। ऋषि, तुम सिंघानिया कॉर्पोरेशन के हेड हो, तुम नहीं जा सकते। ऋषि को वैसे ही जूही की फिक्र सता रही थी। ऐसे में इशिका सिंघानिया का ऋषि को बार बार रोकना और टोकना उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। ऋषि ने पहले तो इशिका सिंघानिया से इम्पेशेंटली कहा, लेट मी गो। पर जब इशिका सिंघानिया ने ऋषि की बात नहीं सुनी और ना ही उसे जाने दिया, तब फाइनली इशिका सिंघानिया से इरिटेट होकर ऋषि ने थोड़ा जोर से इशिका सिंघानिया का हाथ खुद पर से हटा दिया। और इस बार इतनी हलचल के बीच कोई भी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाया और इसी वजह से हाई और माइटी इशिका सिंघानिया मुंह के बल जाकर जमीन पर गिर गईं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पहले तो शॉक्ड हो गए, फिर उन्होंने आगे आकर इशिका को जमीन से उठाना चाहा, पर ऋषि वो अब भी नहीं रुका। ऋषि की बेरुखी और उसे जाता देख इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा को हाथ दिखा दिया, जिससे कोई भी इशिका सिंघानिया के करीब नहीं आया। इशिका सिंघानिया ने गहरी सांस लेकर खुद से ही खुद को जमीन से उठाया और वो मन ही मन खुद से कहने लगी, मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगी। ये सब उस जूही की वजह से हुआ है, मैं उस जूही को छोड़ूंगी नहीं। इतने में विनय ऋषि के पास पहुंचने में कामयाब हो गया था। उसने ऋषि को रोककर कहा, सर, ऋषि सर, रुकिए प्लीज। विनय आवाज देता हुआ ऋषि के करीब पहुंच गया। उसके पीछे पीछे नैना भी भागती हुई चली आ रही थी। विनय ने ऋषि से कहा, सर प्लीज आप वहाँ अकेले मत जाइए, मैं तुरंत कुछ लोगों का इंतजाम करता हूँ, वहाँ खतरा होगा। पर ऋषि ने विनय की एक नहीं सुनी। उसने अपने हाथ हिलाकर विनय से कहा, नहीं विनय, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जूही रिया के पास है और वो लड़की एकदम पागल है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं उसकी बात ना मानकर जूही की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। विनय ऋषि की बात समझ रहा था, पर उसे ऋषि की भी फिक्र थी। तो विनय ने कहा, पर सर। पर ऋषि ने विनय की बात आधे में ही काट कर कहा, मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करोगे, एंड दैट्स माय ऑर्डर। इतना कहकर ऋषि वहाँ से चला गया। अब पीछे खड़े विनय और नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों बस ऋषि को खतरे की ओर अकेले जाते हुए देखते रह गए। इतने में पीछे से एक गुस्से भरी आवाज ने विनय और नैना से कहा, तुम दोनों पागलों की तरह खड़े क्यों हो? पुलिस को कॉल करो। इशिका सिंघानिया की गुस्से भरी आवाज सुनकर विनय और नैना उनकी ओर पलटे, पर किसी ने भी इशिका सिंघानिया का बोला हुआ काम नहीं किया। ये देखकर इशिका सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा,
दिमाग खराब हो गया है क्या तुम सब लोगों का? मैं जैसा कह रही हूँ शांति से करो वैसा ही। अभी भी विनय ने पुलिस का नंबर डायल नहीं किया। उसने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर कहा, पर ऋषि सर ने तो इस पर इशिका सिंघानिया ने अपना पैर पटक कर कहा, तुम्हारे ऋषि सर की जान को खतरा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? क्या उस जूही की जान की कीमत ऋषि से ज्यादा है? जल्दी पुलिस को कॉल लगाओ। इशिका सिंघानिया के इतना कहने पर विनय और नैना ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो पुलिस को कॉल करने लगे। इशिका सिंघानिया का गुस्सा और घबराहट से बुरा हाल हो रहा था, तो वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। फिर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा को अपने साथ साइड में खींचा और वो उन्हें कहने लगी, मिसेस चंद्रा, जल्दी से आप अपने आदमियों को कॉल लगाएं, उनसे जूही की लोकेशन का पता लगाएं और फिर कुछ आदमियों को वहाँ भेजें। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर मिसेस चंद्रा ने उनसे कंफ्यूज होकर पूछा, पर मैडम, आप तो मिस जूही को सबक सिखाना चाहती थी और अब आप ही उन्हें बचा रही हैं। इशिका सिंघानिया ने अपनी मुट्ठी कस कर कहा, नहीं, मैं उस जूही को नहीं बल्कि अपने ऋषि को बचा रही हूँ। कुछ भी हो जाए ऋषि को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर इशिका सिंघानिया ने दांत पीसते हुए कहा, अभी तो मैं ऋषि की वजह से उस जूही को बचा भी लूं, पर अब मैं जूही को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं उसने मेरे ऋषि पर क्या जादू किया है कि वो बिना कुछ सोचे समझे बस उसके पीछे भागा चला जा रहा है। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर मिसेस चंद्रा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उन्होंने इशिका सिंघानिया से कहा, यस मैडम, मैं अभी अपने लोगों को वहाँ भेजती हूँ। मिसेस चंद्रा काम पर लग गयी। दूसरी तरफ अपने प्लान को कामयाब होता देख रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रिया ने जमीन पर पड़ी जूही को देखकर कहा, महारानी, तेरा आशिक आ रहा है। रिया की इस बात को सुनकर जूही की आंखों से हेल्पलेसनेस के आंसू बहने लगे। वो मन ही मन खुद से कहने लगी, क्या ऋषि को मेरी बेवकूफी की सजा मिल रही है? वो मेरी वजह से रिया के जाल में फंस रहा है। क्यों? लोग कहते हैं कि ऋषि अपनी वाइफ के लिए कर्स है, पर सच तो ये है कि मेरा होना ही ऋषि के लिए एक श्राप है। ना आज मैं अपनी बेवकूफी में राहुल से मिलने आती और ना ही ऋषि। ये सब सोचकर जूही की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। जूही को इतना मजबूर और दुखी देखकर रिया के सीने में एक ठंडक पड़ गई। रिया ने हंसते हुए कहा, चलो ऋषि तो आ रहा है, अब उसके वेलकम के लिए सरप्राइज तो होना ही चाहिए। इतना कहकर रिया ने पीछे खड़े हुए आदमियों से कहा, चलो अब आगे बढ़ो और इस मासूम सी जूही के साथ खेलो, और तब तक खेलो जब तक ये पहचान में आना बंद ना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि इस जूही को वही दर्द हो जो मुझे उस रात को महसूस हुआ था, और मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब ऋषि अपनी प्यारी जूही को इन आदमियों से घिरा हुआ देखेगा। इतना कहकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। रिया का इशारा पाते ही सभी आदमियों की नजरों में एक हैवानियत आ गई। कब से उन्हें इसी पल का तो इंतजार था। सभी आदमी एक साथ जूही की ओर बढ़े। ये देखकर आज पहली बार जूही को अपने लिए डर लगा। वो अपना सर हिलाकर रिया से बार बार कहने लगी, रिया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था, यकीन करो मेरा प्लीज। पर जूही जितना गिड़गिड़ाती उतना ही रिया जोर जोर से हंसती। जूही के पिटीफुल एक्सप्रेशंस देखकर आदमियों की जूही को पाने की चाह बढ़ने लगी। उन आदमियों में से एक ने कहा, रो मत, हम लोग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। ऐसे में इतना कहते ही सभी आदमी जोर से हंसने लगे। आदमियों को अपने करीब आते देख जूही पीछे की ओर पिछलने लगी, पर वो कहाँ ही भाग पाती। उसके भी तो हाथ और पैर बंधे हुए थे। जूही रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, खुद की बेवकूफी पर खुद को कोस रही थी, और तो और रिया को धमकी भी दे रही थी। रिया, बंद कर दो अपना पागलपन, वरना बहुत बुरी मौत मिलेगी तुमको। जूही की धमकी सुनकर रिया को और हंसी आ रही थी। उसने जूही से कहा, ठीक है, मेरे साथ जो होगा वो होगा, पर उससे पहले जूही, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी, तुम्हारी लाश देखने वाली की भी ना रूह कांप जाएगी। इसके बाद रिया ने उन आदमियों से कहा, अब तक खड़े खड़े क्या कर रहे हो तुम लोग, एक साथ टूट पड़ो उस पर। रिया के इतना कहते ही सभी आदमी एक साथ जूही की ओर बढ़ने लगे। इतना बेबस होकर जूही ने ऋषि को याद करते हुए सोचा, ऋषि, आई एम सॉरी, आज मेरी गलतियों की सजा हम दोनों को मिलेगी, पर अब मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, पर मैं यूं आधे में ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। पर मैं क्या करूँ, इन हैवानों के हाथ लगने से अच्छा तो मैं खुद ही अपनी जान दे दूं। इतना सोचकर जूही ने
अपने आसपास देखा पर उससे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे वो खुद को खत्म कर सके। और उतने में ही एक आदमी बस जूही को किस करने ही वाला था। ये देखकर जूही झटपटाने लगी। जूही ने आंखें बंद करके ऋषि को याद किया। वो मन ही मन ऋषि से कह रही थी, ऋषि आई लव यू। ये वो शब्द हैं जो मैं तुम्हें चाहकर भी अब कभी नहीं कह पाऊंगी। मैं तो आज यहाँ इन शैतानों के हाथ लगने से पहले ही अपनी जिंदगी दे दूंगी, पर मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। क्या सच में आज ये जूही का अंत है? क्या रिया अपने नाकाम इरादों में कामयाब हो जाएगी, या क्या कोई वक्त रहते जूही को बचा पाएगा, या आज जूही यही अपनी जान दे देगी? जूही के जाने के बाद ऋषि का क्या हाल होगा? भाड़े के गुंडे को जूही की इज्जत लूटने के लिए कह दिया। आदमियों को अपने करीब आता देख जूही ने ऋषि से मन ही मन माफी मांगी और ये फैसला लिया कि वो इन गुंडों के हाथ लगने से पहले ही अपनी जान दे देगी। और फिर जैसे ही उन गुंडों ने जूही की ओर अपने गंदे हाथ बढ़ाए, जूही अपनी मौत को गले लगाने के तरीके ढूंढने लगी। पर इससे पहले कि वो आदमी जूही को छू पाते, किसी ने आकर जूही को बचा लिया। जूही ने जब अपने सेवर की ओर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि ऋषि था। ऋषि अभी पागलों की तरह गाड़ी चलाकर रिया की दी हुई लोकेशन पर अकेले पहुंचा था और उसने आते ही क्या देखा कि जूही के कपड़े फटे हुए थे। उसके शरीर पर जगह जगह मार के निशान है और कुछ लोग उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। ये सब देखकर ऋषि का खून खौल उठा और उसने तेजी से चिल्लाकर सभी आदमियों को जूही से दूर पटक कर फेंक दिया। ऋषि को देखकर जूही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ऋषि के सर पर इस वक्त खून सवार था। उसने खुद से कहा, जिस जूही पर मैंने आज तक एक आंच भी नहीं आने दी, उस जूही पर इन लोगों ने हाथ उठाने की जरूरत की। अब इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना सोचकर ऋषि वहाँ मौजूद सभी आदमी को एक एक करके धूल चटाने लगा। अपनी जीत को हार में बदलता देख रिया परेशान होने लगी। फिर रिया ने जाकर जूही को पकड़ लिया और जूही के गले पर चाकू रख दिया। रिया ने ऋषि से कहा, बस ऋषि, अब तुम वहीं रुक जाओ। अगर अब तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी इस प्यारी सी जूही का गला काट दूंगी। जूही को खतरे में देखकर ऋषि अपनी जगह पर ही रुक गया। ऋषि ने अपनी जगह से ही चिल्लाकर कहा, रिया, तुमने कहा था कि अगर मैं यहाँ अकेले आया तो तुम जूही को जाने दोगी, तो लो मैं आ गया। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और जूही को जाने दो। ऋषि की बात सुनकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, ऋषि, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि जंग में सब जायज होता है? तो ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी प्यारी जूही। रिया की ये बात सुनकर ऋषि ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, पर वो आगे नहीं आया। ऋषि मन ही मन सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। इस पागल रिया ने मेरी जूही को कुछ कर दिया तो? ऋषि को इतना कंफ्यूज देखकर जूही का दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि अगर ऋषि यहाँ रहा तो रिया उसे भी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जूही रोते हुए ऋषि से कहने लगी, ऋषि प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम जाओ यहाँ से प्लीज। जूही की हालत देखकर ऋषि का दिल बहुत दुख रहा था। वो खुद मुश्किल में था। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पर उसने जूही को संभालते हुए कहा, जूही तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा। जूही बस रोते हुए ऋषि की बात सुन रही थी, पर पीछे से रिया ने सरकास्टिकली कहा, वाओ ऋषि, तुम सपने तो अच्छे देख लेते हो, पर इसमें से सच कुछ भी नहीं होने वाला। ऋषि, तुम होंगे बॉस अपने यहाँ, पर यहाँ मेरी चलती है और मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से चलकर बाहर नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर रिया ने जमीन पर पड़े अपने भाड़े के गुंडों से कहा, उठो, मैं तुम लोगों को आराम फरमाने के रुपए नहीं दे रही हूँ। फिर कुछ रुक कर रिया ने कहा, जाओ मारो इस ऋषि को और इतना मारना कि इसकी सारी अकड़ निकल जाए। रिया के इतना कहते ही जूही अपना सर जोर जोर से हिलाकर ऋषि से कहा, ऋषि प्लीज मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से। सिर हिलाने की वजह से जूही के गले में थोड़ा कट लग गया था, पर उससे जूही को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके सामने तो सिर्फ ऋषि और उसको मारने के लिए बढ़ते लोग थे। जूही का रो रो कर बुरा हाल था।
वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी। जूही मन ही मन सोच रही थी, क्यों मैं इतनी बेवकूफ हूँ? क्यों मैंने ऋषि से झूठ बोला? क्यों मैं राहुल से मिलने चली आई? क्यों वो न्यूड फोटोज इतनी जरूरी थी कि आज उनके लिए मैंने अपनी दुनिया ही तबाह कर ली? क्यों ऋषि? रिया के कहने पर सभी आदमी एक साथ ऋषि पर टूट पड़े, पर इस बार ऋषि ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। उसने जूही की खातिर हंसते हुए सभी वार सह लिए। हमेशा चट्टान सा सीधा रहने वाले ऋषि में आज दरारें पड़ने लगी थी। उसके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगा था, पर ऋषि की आंखों में अब भी सिर्फ जूही के लिए प्यार था। ये देखकर जूही का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो बार बार ऋषि से कहती थी कि वो उसे छोड़कर चला जाए, पर ऋषि ने जूही का हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ही थामा था। आज ऋषि सोच कर आया था, जो भी हो जाए, मैं चाहे आज के बाद जिंदा बचूं या नहीं, पर मेरी जूही को कुछ नहीं होना चाहिए। ऋषि अब भले ही खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, पर उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ जूही पर टिकी हुई थी और उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी। ये सब मेसी और ब्लडी सीन देखकर रिया के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वो जूही और ऋषि को तड़पता हुआ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। रिया ने पीछे से हंसते हुए कहा, जूही, ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखो, अभी तो ये थ्रिल हॉरर में बदलने वाला है। रिया की ये बात सुनकर जूही ने रिया की ओर देखा, जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो। जूही ने रिया की ओर देखकर मन ही मन खुद से कहा, रिया बदल चुकी है। अब ये पहली वाली घमंडी और सेल्फिश लड़की नहीं रह गई है। आज की रिया पागल हो चुकी थी। उसे नफरत और बदले के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जूही ने फिर जमीन पर पड़े ऋषि को देखा, जो अब भी उसकी खातिर खुशी खुशी मार खा रहा था। तब जूही ने खुद को कोसते हुए कहा, बस कर जूही, कब तक तू यूं ही डर कर चुपचाप बैठेगी? आज ऋषि की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। तुझे कुछ करना होगा, अपने लिए नहीं तो ऋषि के लिए। इतना सोचकर जूही ने रिया को जोर का धक्का दिया। एक तो रिया की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि जूही अचानक से फाइट बैक करने लगेगी। इस चक्कर में रिया खुद को संभाल नहीं पाई और जूही रिया के हाथ से चाकू छीनने में कामयाब हो गई। जूही ने चाकू फिर रिया की गर्दन पर लगा दिया। रिया ने जैसे ही देखा सिचुएशन रिवर्स हो गई है और उसकी खुद की जान पर बन गई है, तो वो जोर से चीख पड़ी, हेल्प! रिया की चीख सुनकर उसके भाड़े के गुंडे ऋषि को छोड़कर उसे बचाने चले गए और मौका पाते ही जूही ऋषि के पास भाग गई। जूही ऋषि की हालत देखकर रोने लगी। फिर उसने ऋषि का खून से सना चेहरा अपनी गोदी पर रख दिया और वो ऋषि को पुकारने लगी। जूही रोते हुए कह रही थी, ऋषि प्लीज आंखें खोलो, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ऋषि। पर ऋषि अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखें भी खुल बंद हो रही थीं। दी ग्रेट ऋषि सिंघानिया को यूं जमीन पर पड़ा देख जूही का दिल खून के आंसू रो रहा था। जूही ने अपना माथा ऋषि के माथे से छुआ दिया और वो रोते हुए ऋषि से कहने लगी, ऋषि प्लीज अपनी आंखें खोले रखो, प्लीज, आई बेग यू प्लीज। जूही को लग रहा था कि अगर एक बार ऋषि ने अपनी आंखें बंद की तो न जाने आगे क्या होगा। वो फिर कभी अपनी आंखें खोलेगा भी या नहीं। जूही बहुत डर गई थी। वो बस ऋषि के करीब रहना चाहती थी। ऋषि की सांसें और धड़कनों की आवाज से खुद को दिलासा दे रही थी कि उसका ऋषि अब भी उसके साथ है। जूही के इतने पुकारने पर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और वो धीमे से बोला, जो। इतना कहते ही ऋषि को खून की खांसी आने लगी। ऋषि की खुली आंखें देखकर जूही ने एक पल को चैन की सांस ली, पर अगले ही पल ऋषि के मुंह से खून आता देख तो जूही की सांसें ही थम गईं। जूही ने रोते हुए ऋषि के चेहरे को सहलाया और उसे कहने लगी, ऋषि कुछ मत बोलो, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास, मैं हूँ। इतना कहकर जूही इधर उधर देखने लगी। वो बस किसी तरह ऋषि को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती थी। इतने में ऋषि ने बड़ी मुश्किल से कहा, जूही तुम्हारी नेक पर कट। ऋषि की बात सुनकर जूही और जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए ऋषि से कहा, ऋषि कुछ मत कहो प्लीज, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बस अपनी एनर्जी सेव करो। जूही को रोता देख ऋषि जूही के आंसू पहुंचना चाहता था, पर उसमें अब
अपने हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ऋषि को लग रहा था कि किसी ने उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया हो। ऋषि ने फिर भी किसी तरह जूही से कहा, जूही मत रो। ऋषि मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की को पता नहीं क्या कि ये रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और जितना दर्द मुझे इन गुंडों की मार से नहीं हुआ उतना दर्द मुझे जूही को यूं रोता हुआ देखकर होता है। ऋषि के अपने लिए फिक्र देखकर जूही को और भी रोना आने लगा। जूही रोते हुए ऋषि से कहने लगी, ऋषि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें यूं बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी, प्लीज तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ऋषि अपनी हालत की वजह से जूही को गले से नहीं लगा पा रहा था, पर वो बार बार जूही से यही कह रहा था, जूही मत रो। ऋषि की बात सुनकर जूही ने अपने आंसू पोंछ दिए, पर उसकी आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। जूही ने ऋषि के चेहरे को छू कर कहा, ऋषि तुम इस वक्त भी मेरी परवाह कैसे कर सकते हो? ऋषि तुम इतने अच्छे क्यों हो? अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। इतना कहकर जूही अपनी ही बेवकूफी पर रोने लगी। उसे इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो खुद को मार ले। तभी ऋषि ने अपना सर हिलाकर कहा, नहीं जूही, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम। ऋषि इतना कहते हुए फिर से खांसने लगा। ऋषि जूही से कहना चाहता था, आई एम सॉरी जूही, मेरे कर्ज की वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। मैं खुद को बड़ा 30 मार का समझता था, पर आज तुम्हें भी नहीं बचा सका। आई एम सॉरी। पर जूही ऋषि की बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही थी। वो कह रही थी, नहीं ऋषि, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी बेवकूफी की वजह से आज हमारी ये हालत है। आई एम सॉरी। तभी रिया ने पीछे से चिल्लाकर कहा, शट अप, शट अप। क्या मोड़ लेगी अब जूही और ऋषि की रिस्क वाली लव स्टोरी? ऋषि जूही को बचाने के डियर लिसनर के लिए मौत के मुंह में कूद पड़ा था। रिया ने जूही को चाकू की नोक पर रखकर ऋषि को काबू में किया था, जिस वजह से ऋषि बिना किसी प्रोटेस्ट के रिया के गुंडों से मार खा रहा था। ये सब देखकर जूही ने थोड़ी हिम्मत की और रिया को धक्का देकर वो ऋषि के पास भाग गई। पर अब ऋषि की हालत खराब हो चुकी थी। अब जूही और ऋषि एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। जूही अपनी बेवकूफियों की वजह से, और ऋषि को लग रहा था कि आज जो भी हुआ था वो सब उसके कर्ज का नतीजा है। जूही और ऋषि को देखकर पीछे खड़ी रिया गुस्से से पागल हो रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, शट अप, शट अप, तुम दोनों बंद करो अपनी ये बकवास। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी क्या लगा रखा है? माफी मांगनी ही है तो मुझसे मांगो, और माफी नहीं तुम दोनों तो मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो। रिया की बात सुनकर जूही ने ऋषि को कसकर गले से लगा लिया, और फिर जूही ने रिया से चिल्लाकर कहा, रिया तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें एक ना एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी। रिया ने अपना हाथ हिलाकर कहा, अच्छा तो ठीक है, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तो मैं तुम्हारा और ऋषि का वो हाल करूंगी कि तुम दोनों खुद ही एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दोगे। इसके बाद रिया ने अपने भाड़े के गुंडों से कहा, तुम लोग खड़े होकर मेरा मुंह क्या देखने लगते हो, जाओ और एंजॉय करो। किसी भी आदमी को रिया की इस बात का मतलब नहीं समझ आया। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। तब रिया ने अपना सर पकड़कर कहा, ये मैंने किस तरह के बेवकूफ आदमियों को पकड़ रखा है। फिर रिया ने अपने हाथ से जूही और ऋषि की ओर इशारा करके कहा, ये दो लव बर्ड्स दिख रहे हैं ना तुम लोगों को? ये दोनों प्यार के पक्षी हस्बैंड वाइफ हैं। तो जाओ और एक हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ के साथ एंजॉय करो। रिया की ये बात बहुत ही घटिया थी, पर इसे सुनकर उन आदमियों की आंखों में एक उत्सुकता साफ झलकने लगी। सभी जूही को छूने के लिए बेताब थे। रिया की ये घिनौनी बात सुनकर जूही ने ऋषि को और कसकर पकड़ लिया। उसने डर और डिस्गस्ट के साथ रिया की ओर देखा। जूही ने रिया को कोसते हुए कहा, रिया तुम बहुत बुरी मौत मरोगी, बहुत बुरी। पर जूही की बातों का रिया पर कोई असर नहीं हुआ। वो उल्टा जूही को बोली, क्या कह रही हो प्यारी बहन? मैं तुम्हें एंजॉय करा रही हूँ और तुम हो कि मुझे कोस रही हो? वेरी बैड। फिर रिया ने अपने आदमियों से कहा, जाओ
जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसे उतना अच्छा अवार्ड मिलेगा। अवार्ड के नाम से ही उन आदमियों की भूख और भी बढ़ गई। सभी साथ में जूही की ओर बढ़ने लगे। जूही बचकर भागती भी तो कहाँ। तो जैसे ही जूही ने देखा कि सभी आदमी उसकी इज्जत पर हाथ डालने वाले हैं, उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। जो हाथ जूही की इज्जत उछालने के लिए बड़े थे, वो हाथ कभी जूही तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि जूही और उन हैवानों के बीच अब भी ऋषि चट्टान बनकर खड़ा था। ऋषि ने अधमरी हालत में भी पलटकर जूही को अपने नीचे कर दिया था और अब जूही की वार्मथ उसकी प्रोटेक्शन में थी। ऋषि की अपने लिए केयर देखकर जूही की आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। उसने रोते हुए ऋषि से कहा, ऋषि। ऋषि ने जूही को कस कर पकड़ कर कहा, रो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जूही ने रोते हुए बार बार ऋषि का नाम पुकारा। ऋषि भी जूही से कह रहा था, मैं हूँ, मत रो। फिर जूही ने ऋषि को कसकर गले से लगा लिया और उसके सीने से लगकर रोने लगी। रोते हुए जूही ऋषि से कह रही थी, ऋषि, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्यों तुम बिना अपनी जान की परवाह किए मुझे बचाने चले आए? क्यों ऋषि? ऋषि, तुम अभी वापस लौट जाओ। पर ऋषि ने जूही को छोड़ने की बजाय उसे और कसकर पकड़ लिया। वो कहने लगा, नहीं जूही, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। ऋषि को देखकर सभी आदमियों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उनकी हिम्मत ऋषि के जज्बे और प्यार के सामने छोटी पड़ रही थी। किसी आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, पर सभी मन ही मन ऋषि को देखकर यही सोच रहे थे, काश ये आदमी आज यहाँ नहीं होता तो आज का काम और भी आसान हो जाता। और दूसरी तरफ रिया जूही और ऋषि को यूं देखकर अंदर ही अंदर जल बुझ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्यों सब कुछ इस जूही को ही मिलता है? बचपन से पापा का प्यार और अब ऋषि सिंघानिया जैसा आदमी का प्यार और सपोर्ट। आज ऋषि अपनी जान पर खेलकर इस जूही को बचा रहा है और उस रात मैं अकेली रो रही थी, तड़प रही थी, तब तो कोई नहीं आया मेरे लिए, तो आज इस जूही के लिए ऋषि क्यों है? क्यों? ये सब सोच सोच कर रिया का गुस्सा और जलन अपनी सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, मारो, जितना हो सके इस ऋषि को उतना मारो। मैं भी देखती हूँ मरने के बाद ये आदमी जूही को कैसे बचाता है। मारो, मार डालो इसे। रिया की बात सुनकर उन आदमियों में भी जोश भर गया। वो सब ऋषि की ओर बढ़े और उसे लात घूंसे मारने लगे। ये देखकर जूही रोते हुए ऋषि से कहने लगी, ऋषि प्लीज, ऋषि प्लीज जाओ, प्लीज। ऋषि ने जूही की ओर प्यार से देखकर कहा, बी गुड। पर जूही नहीं रुकी। उसने अपना सर हिलाकर ऋषि को धक्का देना शुरू किया। वो धक्का देते हुए ऋषि से कह रही थी, नहीं नहीं ऋषि, तुम जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, प्लीज ऋषि, प्लीज तुम जाओ। पर ऋषि आज हमेशा की तरह डोमिनेटिंग नहीं था। उसने प्यार से जूही से कहा, मत रो, अपनी आंखें बंद कर लो, देखना सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। पर जूही ने अपनी आंखें नहीं बंद की। वो ऋषि की आंखों में देख रही थी। ऋषि और जूही दोनों ही एक दूसरे में इतना खो गए कि वो अपने आसपास को ही भूल गए। जूही को ऋषि की आंखों के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। उसे सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो गई थी। जूही ऋषि की आंखों में देखकर सोचने लगी, काश ये कोई बुरा सपना हो और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलूं मैं खुद को ऋषि की बाहों में पाऊं और ऋषि भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। हम अपने अपने रूम में हो या ऑफिस के लाउंज में। पर जूही ने अपने इतने सपने टूटते हुए देखे थे कि उसे सब सपनों पर ही यकीन नहीं रह गया था। पर आज वो भगवान के मिरेकल पर यकीन करना चाहती थी कि कोई आए और ऋषि को बचा ले। पर बहुत देर बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो हैवान ऋषि को बड़ी ही बेरहमी से मारते रहे। पहले तो जूही के पुकारने पर ऋषि उसे जवाब दे रहा था। ऋषि ने जूही को कसकर पकड़ रखा था, पर अब जूही ऋषि को पुकार तो रही थी, पर अब ऋषि शांत था। उसकी जूही पर पकड़ भी ढीली हो गई थी। अब ऋषि बस जूही के ऊपर लेटा था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर वो गुंडे बहुत खुश हुए। उनमें से एक ने अपना पसीना पोंछकर कहा, ये मर गया क्या? तो दूसरे ने अपने पैर से ऋषि को हिलाकर कहा, लगता तो है, बड़ी जान थी इसमें, चलो कम से कम मरा तो सही, उठाओ अब इसे जल्दी से। फिर एक आदमी ऋषि के पास पहुंचा और उसको हटाने की कोशिश करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यूं तो ऋषि बेहोश हो चुका था, पर अभी भी उसने जूही को अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ था। इन सब से इरिटेट होकर एक आदमी ने कहा, ये आदमी सनकी है,
तभी दूसरे ने ऋषि को देखकर कहा, ये आदमी जितना उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही मेरा अब इस लड़की को पाने का मन कर रहा है। फिर कुछ देर रुककर वो आदमी बोला, हटाओ इसको जल्दी से, चाहे फिर इसके लिए इसके हाथ ही क्यों ना काटने पड़े। आज तो ये लड़की मेरी होकर रहेगी। जब से ऋषि ने जूही को जवाब देना बंद किया था, तब से जूही की सांसें ही अटक गई थी। और अब इन लोगों की ऋषि को नुकसान पहुंचाने की बातें सुनकर तो जूही का दिल ही बैठ गया। जूही ने ऋषि को रोते हुए पुकारा, ऋषि प्लीज अपनी आंखें खोलो, जागो, चले जाओ तुम यहाँ से, प्लीज ऋषि। अपनी बात कहकर वो गुंडे ऋषि को जूही पर से उठाने की कोशिश करने लगे, पर उनकी सभी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। तब गुस्से में एक आदमी उठा और हथौड़ा ले आया। हथौड़ा देखकर जूही छटपटाने लगी। वो अपनी आंखों के सामने ऋषि को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, पर वो जितनी भी कोशिश कर ले ऋषि को खुद पर से हटा नहीं पा रही थी। आखिर में जूही ने रिया से विनती की, रिया प्लीज, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, बट प्लीज ऋषि को जाने दो उसे। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, प्लीज रिया। पर रिया पर जूही की विनती का कोई असर नहीं हुआ। उसे ऋषि और जूही की हालत पर हंसी आ रही थी। जैसे ही उस गुंडों ने ऋषि की ओर हथौड़ा बढ़ाया, वैसे ही एक तेज आवाज के साथ सब कुछ एकदम शांत हो गया। जूही ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि ऋषि की हालत अब भी वैसी थी, पर वो हथौड़े वाला आदमी जमीन पर मरा पड़ा था। ये देखकर गुंडों में अफरा तफरी मच गई। वो सब दरवाजे की ओर देखने लगे, जहाँ पर अब काले कपड़े पहने हुए बहुत से आदमी खड़े थे। उनके हाथ में एक गन्स थी, पर जूही ने इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान तो सिर्फ ऋषि की ओर था। जूही रोते हुए सिर्फ ऋषि को पुकार रही थी, पर अब ऋषि कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर एक के बाद एक कई सारी गोलियां चली और गुंडों का ग्रुप मिट्टी में मिल गया। ये सब देखकर अब तक हंस रही रिया की आंखों में खौफ छा गया। रिया ने मन ही मन सोचा, अरे यार, फिर से मेरे प्लान पर पानी फिर गया। ये सब जरूर ऋषि के लोग होंगे। इन लोगों का ध्यान मुझ पर जाए, इससे पहले मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेती हूँ। इतना सोचकर रिया दबे पांव वहाँ से जाने लगी, पर तभी किसी ने रिया के सर पर गन रख दी। मेटल की कूल फीलिंग से रिया के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी ऋषि को पुकारती हुई इशिका सिंघानिया वहाँ आ पहुंची। वो कह रही थी, ऋषि कहाँ हो तुम ऋषि? इशिका सिंघानिया ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई, फिर उसकी नजर जमीन पर खून से लथपथ ऋषि पर पड़ी। इशिका सिंघानिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो खुद से कहने लगी, ये अधमरी हालत में मेरा ऋषि है, वो ऋषि जिस पर सालों से मैं कोई आंच नहीं आने दी, जिसे मैं चाहती हूँ, जो सिंघानिया कॉर्पोरेशन का मालिक है, जिसे एक नजर देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो आज इस हालत में। ऋषि जिंदा भी है या? इशिका सिंघानिया अपने ही ख्याल से डर गई और उन्होंने ऋषि की ओर बढ़ते कदम पीछे की ओर चले गए। पर इतने में मिसेस चंद्रा ने आकर मिसेस सिंघानिया को संभाल लिया। क्या ऋषि अब भी जिंदा था, या आज उसने अपने प्यार के खातिर खुद को कुर्बान कर दिया? और अगर ऋषि जिंदा भी है तो अब उसकी जिंदगी का क्या होगा? क्या ऋषि अब भी पहले जैसे रहेगा, या यह हादसा उसकी जिंदगी पर कोई गहरा बुरा असर छोड़ जाएगा? क्या जूही कभी इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? जूही को बचाने के लिए ऋषि ने अपनी जान की परवाह नहीं की। इस चक्कर में उन गुंडों ने ऋषि को बहुत लात घूंसे मारे। आखिर में इशिका सिंघानिया अपने लोग लेकर वहां पहुंच गई, पर तब तक ऋषि बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इशिका सिंघानिया ने जब ऋषि को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो वो शॉक्ड हो गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी पीछे से वहाँ विनय और नैना भी आ गए। विनय और नैना जल्दी से ऋषि और जूही के पास गए। उन्होंने देखा कि उन गुंडों ने ऋषि को पूरी तरह पीटा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका है और जूही को बस गले में थोड़ी सी ही चोट आई थी, बाकी वो ठीक थी। पर जूही की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बस बार बार यही बोल रही थी, ऋषि तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। विनय ऋषि को जूही के ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी इस कोशिश में नाकामयाब रहा। ऋषि बेहोश था, पर उसकी बॉडी जानती थी कि उसे जूही को प्रोटेक्ट करना है, उसे कुछ भी नहीं होने देना है। दूसरी तरफ
नैना जूही को शांत करने की कोशिश कर रही थी। विनय और नैना को देखकर इशिका सिंघानिया भी ऋषि के पास भाग कर आ गई। जब कोई भी ऋषि को जूही के ऊपर से नहीं उठा पा रहा था, तब विनय ने हेल्प के लिए इशिका सिंघानिया की ओर देखा। इशिका सिंघानिया पहले तो कंफ्यूज्ड हो गई, पर जब उन्होंने जूही की बात सुनी तो वो सब कुछ समझ गई। ऋषि की जूही के लिए फिक्र देखकर इशिका सिंघानिया जलन और गुस्से से भर गई। उन्होंने जूही की ओर घूर कर देखा और मन ही मन सोचा, मेरा बस चले तो मैं अभी और इसी वक्त इस जूही के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। पर फिर गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया ने खुद को शांत किया। वो खुद से बोली, नहीं, अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। पहले तो मुझे इस जूही को अपने ऋषि से दूर करना होगा, उसके बाद मैं इस जूही को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसी मौत दूंगी मैं इसे कि ये दुआ करेगी कि ये आज यहाँ क्यों नहीं मर गई। तभी फिर से विनय ने इशिका सिंघानिया को पुकारा, मिसेस सिंघानिया। विनय के पुकारते ही इशिका सिंघानिया अपने ख्यालों से बाहर आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर वो ऋषि के करीब गई और उसके कान में धीमे से कहने लगी, ऋषि, ये मैं हूँ, इशिका सिंघानिया। फिर कुछ रुककर इशिका सिंघानिया ने कहा, जूही ठीक है, पर तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम अभी जूही को छोड़ दो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। जूही के ठीक होने की खबर सुनते ही ऋषि की बॉडी, जो अब तक हाई अलर्ट में थी, वो सबकॉन्शियसली रिलैक्स होने लगी। ऋषि ने जूही पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। ये देखकर विनय बहुत खुश हुआ, पर इशिका सिंघानिया उसका दिमाग गुस्से और नफरत से फटा जा रहा था। उन्होंने इसी पल में फैसला ले लिया कि इस जूही को अब मैं ऐसी मौत दूंगी कि कोई इसकी लाश भी नहीं पहचान पाएगा। इसने जरूर अपनी भोली सूरत से मेरे ऋषि को अपने वश में किया होगा। मैं इसका चेहरा ही बिगाड़ दूंगी। ऋषि के पकड़ ढीली करते ही विनय ने ऋषि को उठाया और वो ऋषि को जल्दी से पैरामेडिकल की हेल्प से एम्बुलेंस तक ले गया। अपने ऊपर से ऋषि का वेट हटते ही जूही चौंक कर उठी। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली, जैसे कि वो किसी गहरी नींद से जागी होगी। आंखें खोलते ही जूही ने ऋषि का नाम पुकारना शुरू किया, ऋषि, ऋषि। तभी जूही को अपने सामने नैना और इशिका सिंघानिया दिखाई दी। इशिका सिंघानिया को देखते ही जूही को एक सहारा दिखा। उसने इशिका सिंघानिया का हाथ पकड़कर कहा, ऋषि, ऋषि वो। पर इशिका सिंघानिया इस वक्त जूही से इतना गुस्सा थी कि अभी उनमें दिखावा करने का भी पेशेंस नहीं बचा था। इशिका सिंघानिया ने जूही को जोर से धक्का देकर कहा, गेट लॉस्ट। इशिका सिंघानिया के धक्के की वजह से जूही का सर जमीन पर जोर से जा भिड़ा, पर जूही को अभी अपने दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ ऋषि की चिंता थी। पर इशिका सिंघानिया इतने में नहीं रुकी। उन्होंने जूही का कॉलर पकड़ा और उसके कान के पास जाकर उन्होंने जूही से एक बात कही। हालांकि इशिका सिंघानिया की आवाज धीमी थी, पर उसमें जूही के लिए नफरत साफ झलक रही थी। इशिका सिंघानिया ने जूही के कान में कहा, आज से तुम्हारा और ऋषि का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तुम मुझे आज के बाद ऋषि के सामने दिखाई मत देना, वरना। इशिका सिंघानिया की ये बात सुनते ही जूही ने अपना सिर अनकॉन्शियसली ना में हिला दिया। उसने इशिका सिंघानिया की ओर फटी आंखों से देखकर कहा, नहीं मिसेस सिंघानिया, मैं ऋषि। इशिका सिंघानिया ने बीच में ही जूही की बात काट दी। वो गुस्से में जूही से कहने लगी, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? एक मामूली से परिवार की एक गरीब लड़की। तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि ऋषि तुम्हें नजर भर कर भी देखे। और आज तुम्हारी वजह से मेरा ऋषि मौत के मुंह में है। दूर रहो तुम मेरे ऋषि से। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जूही बस अपना सिर ना में हिलाती रही। वो रोते हुए बस यही कह रही थी, नहीं ऋषि, मुझे ऋषि से एक बार, बस एक बार। जूही की जिद देखकर इशिका सिंघानिया का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने थोड़ा जोर से जूही से कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, नहीं आ रहा तो मेरे पास तुम्हें सही करने के और भी तरीके हैं। पर आज जूही को ना ही इशिका सिंघानिया की बात समझ आ रही थी और ना ही उसकी धमकियों से उसे डर लग रहा था। जूही को तो बस ऋषि से एक बार मिलना था, उसे एक बार देखना था। जूही बार बार इशिका सिंघानिया से विनती कर रही थी। जूही को देखकर इशिका सिंघानिया का मन तो हुआ कि वो अभी इसी वक्त जूही को मार कर गाड़ दे,
पर अभी उस चीज के लिए सही समय नहीं था। तो इशिका सिंघानिया ने जूही से एक आखिरी बार कहा, दफा हो जाओ। और इतना कहने के बाद इशिका सिंघानिया ने जूही को धक्का देकर वापस से जमीन में गिरा दिया। इसके बाद इशिका सिंघानिया अपने आदमियों को लेकर जाने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी, अभी मेरी ऋषि को जरूरत है, मैं ऋषि के पास रहकर उसका ख्याल रखूंगी। और रही बात इस जूही की, उसे तो मैं किसी भी वक्त मसल कर रख सकती हूँ। इशिका सिंघानिया को यूं जाते देख जूही अपने सारे जख्मों को भूलकर उसके पीछे भागने लगी। वो गिरते पड़ते इशिका सिंघानिया से गिड़गिड़ा रही थी, मिसेस सिंघानिया प्लीज, मुझे बस एक बार ऋषि से मिल लेने दीजिए, उसे देख लेने दीजिए मिसेस सिंघानिया। पर इस बार इशिका सिंघानिया ने जूही की ओर पलटकर भी नहीं देखा। इशिका सिंघानिया के जाने के बाद अब फैक्ट्री में बस जूही के साथ नैना थी। जूही अब जमीन में बैठकर रो रही थी। उसे ऋषि से मिलने की उसकी सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थी। जूही को इस हालत में देखकर नैना आगे आई और जूही को संभालने की कोशिश करने लगी। नैना ये तो नहीं सुन पाई थी कि इशिका सिंघानिया ने जूही के कान में क्या कहा, पर वो ये समझती थी कि इशिका सिंघानिया ने जो भी कहा था उसके बाद जूही की हालत और भी खराब हो गई थी। नैना को देखकर जूही को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने नैना का हाथ पकड़कर उससे कहा, नैना प्लीज तुम मुझे ऋषि के पास ले चलो, मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ, प्लीज नैना। नैना ने अभी देखा था कि किस तरह इशिका सिंघानिया ने जूही की ऋषि से मिलने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी, पर वो उसकी वजह नहीं जानती थी। नैना के हिसाब से जूही ऋषि की वाइफ है, जिसके लिए ऋषि ने अपनी जान जोखिम में डाली थी और जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए इशिका सिंघानिया के मना करने के बावजूद भी नैना ने जूही से कहा, मैम आपको ऋषि सर से मिलने के लिए किसी से भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उनकी वाइफ हैं, आपका उनसे मिलने का, उनके साथ रहने का पूरा हक है। नैना की बात सुनकर एक पल को जूही की जान में जान आई, पर फिर उसने मन ही मन सोचा, ऋषि की वाइफ नहीं, अब मैं मिसेस जूही ऋषि सिंघानिया नहीं, इशिका सिंघानिया ने मेरा और ऋषि का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, पर ये सब मुझे मेरे ऋषि से मिलने से नहीं रोक सकता। इसके बाद जूही नैना और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में विनय और इशिका सिंघानिया ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। उसके साइड में ढेर सारे बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े थे। विनय ऑपरेशन थिएटर के बाहर जल रही रेड बल्ब को देखकर मन ही मन खुद को कोस रहा था। वो खुद से कह रहा था, मैं कैसा असिस्टेंट हूँ, सर की सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रख पाया। काश मैंने और ध्यान दिया होता और दिमाग से काम लिया होता तो आज सर यूं जिंदगी और मौत के बीच नहीं झूल रहे होते। तभी पीछे से विनय को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने सोचा, ये फ्लोर तो ऋषि सर के ट्रीटमेंट के लिए है, यहाँ और कोई कैसे आ सकता है। इतना सोचकर विनय पीछे मुड़ा ही था कि उसने देखा कि जूही नैना के सहारे उन्हीं की ओर बढ़ती चली आ रही थी। जूही को देखकर इशिका सिंघानिया की नम आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो तेज कदमों से चलकर जूही के सामने पहुंच गई। उन्होंने जूही का रास्ता रोककर उसे पूछा, जूही तुम क्या कर रही हो। जूही इशिका सिंघानिया का अपने लिए गुस्सा समझती थी, क्योंकि इस वक्त जूही को खुद से नफरत हो रही थी। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी कि क्यों मैं राहुल के कहने पर आई, क्यों मैंने ऋषि को झूठ बोला। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आज ऋषि मेरे साथ होता और हम दोनों साथ में खुश होते, पर अब ऋषि मेरी वजह से मेरे लिए यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो जूही ने इशिका सिंघानिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया प्लीज मुझे बस एक बार ऋषि से मिल लेने दीजिए। इशिका सिंघानिया ने जूही को घूर कर देखा और वो मन ही मन खुद से कहने लगी, मैंने बहुत मौके दिए इस लड़की को, पर अगर इसे मेरी बात समझ में नहीं आती और इसे अपनी मौत की इतनी जल्दी है तो यही सही, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। तो इशिका सिंघानिया ने जूही से चिल्लाकर कहा, जूही मैंने कहा ना तुमसे कि तुम ऋषि की लाइफ से दफा हो जाओ। कहा था ना मैंने कि अब तुम मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या। इस पर जूही ने इशिका सिंघानिया का हाथ पकड़कर उसे रिक्वेस्ट की, मिसेस सिंघानिया प्लीज बस मैं एक बार देख लूं कि ऋषि ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज बस एक बार, बस एक। जूही अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि इशिका सिंघानिया ने जूही के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ के शोर से पूरा
कॉरिडोर गूंज गया। जूही के मुंह से खून निकलने लगा और ये देखकर विनय और नैना चौंक गए। वो जूही की हेल्प के लिए आगे बढ़े। नैना ने जूही को पकड़ते हुए उससे पूछा, मैम आप ठीक तो हैं? पर इस वक्त ये चोटें जूही के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसे सिर्फ ऋषि से मिलना था। जूही ने नैना से सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। फिर जूही ने अपने मुंह से खून पोंछा और फिर उसने इशिका सिंघानिया की ओर देखते हुए उसे कहा, मिसेस सिंघानिया, मैं बस एक बार ऋषि को देखना चाहती हूँ। जूही जिद्दी नहीं थी, पर वो ऋषि के लिए, ऋषि के साथ के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और वो इसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थी। तो क्या इशिका सिंघानिया जूही के जिद के आगे हार मान लेंगी या जूही से परेशान होकर इशिका सिंघानिया जूही को ही खत्म कर देंगी? क्या ऋषि जिंदगी की जंग में मौत से हार पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट FM। इशिका सिंघानिया ऋषि को अपने साथ हॉस्पिटल ले गई थी। जूही के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी इशिका सिंघानिया ने जूही को ऋषि से नहीं मिलने दिया। इशिका सिंघानिया ने जूही से ये तक कह दिया कि उसका और ऋषि का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। इशिका सिंघानिया के मना करने के बाद भी जूही नैना के साथ ऋषि को देखने हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जूही को हॉस्पिटल में देखकर इशिका सिंघानिया के गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया और उन्होंने जूही के गाल में एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ के बाद भी जूही पीछे नहीं हटी। उसने इशिका सिंघानिया की आंखों में देखकर बिना डरे उससे कहा, मिसेस सिंघानिया, मैं बस एक बार ऋषि को देखना चाहती हूँ। जूही को यूँ देखकर इशिका सिंघानिया की नफरत और गुस्सा जूही के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने मन में सोच लिया था, ठीक है, अगर इस जूही को मुंह की बात समझ नहीं आती तो आज मैं इसे इतने थप्पड़ मारूंगी कि ये खुद भी अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगी। इतना सोचकर इशिका सिंघानिया जूही पर वापस से हाथ उठाने वाली थी कि तभी नैना जूही के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर इशिका सिंघानिया का हाथ बीच हवा में ही रुक गया। उन्होंने गुस्से से नैना की ओर देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब ये मामूली सी सेक्रेटरी मेरे खिलाफ जाकर इस जूही का साथ देगी। तभी इशिका सिंघानिया को याद आया कि पहले भी नैना की वजह से ही विनय ऋषि को जूही की किडनैपिंग की खबर दे पाया था। जूही को डर था कि कहीं मिसेस सिंघानिया मेरा गुस्सा नैना के ऊपर ना उतार दे। इसीलिए जूही ने नैना को अपने सामने से हटाने की कोशिश की। वो नैना से कह रही थी, नैना क्या कर रही हो? हट जाओ मेरे सामने से प्लीज, तुम इन सब के बीच में मत पड़ो। पर इस मामले में नैना ने जूही की भी ना सुनी। उसने जूही से कहा, मैम आप ऋषि सर की वाइफ हैं और ऋषि सर की सेक्रेटरी होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। नैना की इस बात पर इशिका सिंघानिया का गुस्से से सर चकराने लगा। उसकी आंखें खून की प्यासी हो गईं। इशिका सिंघानिया ने दांत पीस कर कहा, ज्यादा दिन तक नहीं। फिर इशिका सिंघानिया ने नैना की आंखों में देखकर उससे कहा, सेक्रेटरी यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। इशिका सिंघानिया का गुस्से भरा रूप देखकर नैना अंदर तक हिल गई थी, पर फिर भी वो जूही के सामने से नहीं हटी। जब अब भी नैना इशिका सिंघानिया के सामने से नहीं हटी तो इशिका सिंघानिया ने मन ही मन फैसला ले लिया, आजकल इन कीड़े मकोड़ों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मुझे इन सबको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी और मुझे आज सबको बताना ही होगा कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन की असली मालकिन कौन है। इसके बाद इशिका सिंघानिया ने नैना को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि विनय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। विनय को देखकर इशिका सिंघानिया चौंक गई। इशिका सिंघानिया ने विनय से पूछा, विनय तुम भी? इस पर विनय ने अपना सिर झुकाकर कहा, मिसेस सिंघानिया आई एम सॉरी। विनय मन ही मन सोच रहा था, मैं सिर्फ खुद ही जानता हूँ कि मैं मिसेस सिंघानिया की कितनी इज्जत करता हूँ। इन्हीं की वजह से आज ऋषि सर सिंघानिया कॉर्पोरेशन के CEO हैं। अगर मिस्टर रणधीर सिंघानिया की डेथ के बाद मिसेस सिंघानिया ने कंपनी नहीं संभाली होती तो आज पता नहीं क्या होता। शायद शिव सिंघानिया अब तक सब हड़प चुका होता और शायद ऋषि सर भी उनके हाथ बलि चढ़ चुके होते। पर आज बात मिसेस जूही ऋषि सिंघानिया की है। मैंने देखा है कि ऋषि सर को जूही मैम की कितनी फिक्र है और उनकी एब्सेंस में जूही मैम का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इसीलिए मिसेस सिंघानिया आई एम सॉरी, बट आज मैं आपके खिलाफ हूँ। विनय ने एक और बार इशिका सिंघानिया से माफी मांगी। ये देखकर इशिका सिंघानिया का खून खौलने लगा। उन्होंने जूही, नैना और विनय की ओर उंगली कर कर कहा, बहुत अच्छे, अब तुम लोग देखना कि मैं क्या करती हूँ। इसके बाद इशिका सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा,
कोई है यहाँ आओ। इशिका सिंघानिया की एक पुकार पर मिसेस चंद्रा बॉडीगार्ड्स के साथ इशिका सिंघानिया के सामने आ गई। उन्होंने इशिका सिंघानिया से कहा, जी मैडम। इशिका सिंघानिया ने फिर एक पागल औरत की तरह जूही को घूरा। उनकी आंखें अब नफरत से भरी हुई थी। उनमें हमेशा की तरह कोई एलिगेंस और कामनेस नहीं थी। फिर इशिका सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा, इस जूही को मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ। मुझे आज के बाद ये हॉस्पिटल में दिखनी नहीं चाहिए। इशिका सिंघानिया का ये ऑर्डर पाते ही मिसेस चंद्रा ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। इशिका सिंघानिया के बॉडीगार्ड्स जूही की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी ऋषि के बॉडीगार्ड्स दीवार बनकर जूही के आगे खड़े हो गए। काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स की टीम आमने सामने खड़ी थी। दोनों हमले के लिए तैयार थे। इशिका सिंघानिया के बॉडीगार्ड्स ने उनकी ओर देखा। उन बॉडीगार्ड्स को सिर्फ इशिका सिंघानिया के एक इशारे का इंतजार था। वो कहती तो ये सिंघानिया विला के बॉडीगार्ड्स ऋषि के बॉडीगार्ड से भिड़ने को तैयार थे। जब इशिका सिंघानिया ने ये सब देखा तो उनकी अभी अभी ठीक हुई हेल्थ वापस से खराब होने लगी। नफरत की आग में इशिका सिंघानिया का दिल जलने लगा। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख कर सोचा, पहले ये सेक्रेटरी, फिर विनय और अब ये बॉडीगार्ड्स। ये सब हो क्या रहा है? आज कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? सब के सब इस जूही की तरफ क्यों हैं? फिर इशिका सिंघानिया ऋषि के एक बॉडीगार्ड के सामने गई और उससे चिल्लाकर बोली, हटो सामने से। पर इशिका सिंघानिया की बातों का बॉडीगार्ड्स पर कोई असर नहीं हुआ। उनके हिसाब से ऋषि उनका बॉस था और जूही उनके बॉस वाइफ। तो इस हिसाब से उनके लिए सिर्फ ऋषि और जूही के ऑर्डर्स मैटर करते थे। उसके अलावा कोई कुछ भी कहे उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो कोई और इशिका सिंघानिया ही क्यों ना हो। ऋषि के बॉडीगार्ड्स हर पल उसके साथ रहते थे। उन्होंने देखा था कि जूही ऋषि के लिए कितनी अहम है। इसीलिए जब तक ऋषि को होश नहीं आ जाता तब तक वो सब ऋषि के सबसे खास की हिफाजत करना चाहते थे। इतने सारे लोगों को जूही के साथ खड़ा देख इशिका सिंघानिया ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने एक बॉडीगार्ड का कॉलर पकड़कर उसे हिलाया और वो चिल्लाकर कहने लगी, जूही अब से ऋषि की पत्नी नहीं है, सुना सबने? अब हटो सब के सब मेरे सामने से। आज मैं इस जूही को यहाँ से निकाल कर रहूंगी। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर सभी हैरान हो गए, पर फिर भी कोई भी जूही के सामने से नहीं हटा। तभी वो बात सभी बॉडीगार्ड के मन में चल रही थी। वही बात नैना ने बिना डरे इशिका सिंघानिया के मुंह पर कह दी। नैना ने कहा, जूही मैम अब से ऋषि सर की वाइफ होंगी या नहीं, ये फैसला तो सिर्फ ऋषि सर का है। मिसेस सिंघानिया, आप सिंघानिया कॉर्पोरेशन की पास्ट चेयरवुमन हैं और ऋषि सर की स्टेप मॉम भी, पर आपको ये हक नहीं कि आप ऋषि सर की एब्सेंस में उनकी वाइफ को निकाल सकें। नैना की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया एक पल को अपनी जगह पर जड़ हो गईं। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि अब सब कुछ उनके बस में नहीं था। उन्हें अपनी मुट्ठी से कंट्रोल छूटता हुआ नजर आने लगा। फिर इशिका सिंघानिया ने जूही की ओर बड़े ध्यान से देखा। आज तक उन्होंने जूही को हमेशा खुद से कम समझा था। उन्हें लगता था कि जूही एक बेवकूफ लड़की है जिसको वो जैसा चाहे वैसा घुमा सकती है, पर आज इशिका सिंघानिया को एहसास हुआ था कि वो गलत थी। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, ये जूही बेवकूफ है, किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करती, सभी को अच्छे से ट्रीट करती है। शायद इसीलिए बिना इसके कुछ कहे ही सब लोग, यहाँ तक कि मेरा ऋषि भी इसके भोलेपन के जाल में फंस गया है। इशिका सिंघानिया को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उनके पास अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी। वो इतने लोगों के सामने उनकी प्रोटेक्शन के अंडर जूही को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी। तब गुस्से में आकर इशिका सिंघानिया विनय से पूछ बैठी, विनय, ये सब तो नहीं जानते, पर तुम तो जानते हो इस जूही की असलियत। तुम कैसे मेरे खिलाफ जाकर इसका साथ दे सकते हो? इशिका सिंघानिया के इस सवाल पर विनय ने अपनी नजरें झुका ली। फिर वो धीमे से बोला, मिसेस सिंघानिया, मुझे तो सब पता है, पर शायद आप नहीं जानती कि अब ऋषि सर और जूही मैम के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद की बात विनय ने मन ही मन कही। वो खुद से कह रहा था, अगर ऋषि सर जूही मैम से प्यार न करते तो क्या वो उनके लिए अपनी जान खतरे में डालते? कभी नहीं।
जूही मैम ऋषि सर के लिए इतनी खास हो गई हैं कि सोते जागते अब ऋषि सर को सिर्फ मैम का ख्याल रहता है। जूही मैम के आने के बाद सर बदल गए हैं। अब उनकी जिंदगी में काम ही सब कुछ नहीं रहा, उनकी खुद की एक पर्सनल लाइफ भी है जिसमें वो हंसते हैं, खुश रहते हैं, और इस लाइफ में उनकी साथी है जूही मैम। इशिका सिंघानिया ने विनय की बात रिपीट करते हुए पूछा, मुझे नहीं पता, पहले सा रिश्ता नहीं रहा? फिर इशिका सिंघानिया ने जूही की ओर देखा। जूही की झुकी हुई नजरें उनके सभी सवालों का जवाब दे रही थी। सब कुछ समझने के बाद इशिका सिंघानिया पागलों की तरह हंसने लगी। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, इस जूही को तो मैंने कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया। ये चुड़ैल तो मेरे नाक के नीचे से मेरे ऋषि को ले गई। इसके बाद इशिका सिंघानिया एकदम से चुप हो गई और हॉस्पिटल में एक सन्नाटा छा गया। ये तूफान के पहले वाली शांति थी जिसमें सभी को डर था कि अब आगे क्या होगा। फिर इशिका सिंघानिया ने कहा, मिसेस चंद्रा और विनय के अलावा सब लोग यहाँ से चले जाएं। मुझे जूही से कुछ अकेले में बात करनी है। सिंघानिया विला के बॉडीगार्ड्स तो इशिका सिंघानिया का ऑर्डर्स पाकर वहाँ से चले गए, पर ऋषि के बॉडीगार्ड्स और नैना ने जूही की ओर देखा। ये देखकर इशिका सिंघानिया ने अपनी मुट्ठी कस ली, पर इस बार वो चिल्लाई नहीं। जूही ने एक गहरी सांस ली, अपना सर हाँ में हिला दिया। जूही के कहने के बाद ऋषि के बॉडीगार्ड्स भी वहाँ से चले गए, पर नैना तुरंत नहीं गई। उसने बार बार विनय से कहा, विनय तुम यहाँ हो तो तुम जूही मैम का ख्याल रखना। विनय ने नैना की बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद नैना भी वहाँ से चली गई। अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर हॉस्पिटल कॉरिडोर में एक तरफ जूही और विनय खड़े थे और उसके सामने नफरत से भरी हुई इशिका सिंघानिया और उनके साथ मिसेस चंद्रा। फिर इशिका सिंघानिया तेज कदमों से चलकर जूही के पास आई। इशिका सिंघानिया को गुस्से से जूही के पास आता देख विनय वापस से जूही के सामने जाकर खड़ा हो गया, पर इस बार जूही ने खुद ही विनय को अपने सामने से हटा दिया। जूही ने विनय से कहा, विनय थैंक यू, बट तुम अभी हट जाओ मेरे सामने से। कभी ना कभी तो मुझे इन सब का सामना खुद ही करना होगा, तो आज ही सही। जूही की ये बात सुनकर विनय ने एक गहरी सांस ली, पर वो जूही के सामने से हट गया। इशिका सिंघानिया ने जूही के करीब आकर उससे पूछा, जूही तुम और ऋषि क्या सच में साथ हो? क्या जूही इशिका सिंघानिया को अपने और ऋषि के रिश्ते का सच बताएगी? और सच जानकर इशिका सिंघानिया जूही का क्या हाल करेगी? क्या ऋषि मौत के मुंह से बाहर आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। जूही से बहुत जलन और नफरत हो रही थी। वो जूही को ऋषि की जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी। उन्होंने जूही को दफा हो जाने के लिए कह दिया था, पर फिर भी जूही नहीं मानी और ऋषि से मिलने हॉस्पिटल तक चली आई। ये देखकर इशिका सिंघानिया का गुस्सा आसमान छूने लगा था। उन्होंने जूही को धमकाने की, मारने की कोशिश की, पर नैना, विनय और ऋषि के बॉडीगार्ड्स जूही के सामने उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए। ये सब देखकर इशिका सिंघानिया ने विनय से कहा कि वो गलत कर रहा है। इस पर विनय ने इशिका सिंघानिया से इनडायरेक्टली कह दिया कि इशिका सिंघानिया नहीं जानती, पर जूही और ऋषि का रिश्ता अब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं रह गया था। इसके बाद इशिका सिंघानिया ने जूही से सवाल किया, जूही क्या तुम और ऋषि सच में साथ हो? इशिका सिंघानिया के सवाल पर जूही ने उसकी ओर देखा। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं शुरू में जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इशिका सिंघानिया को मेरे और ऋषि के रिश्ते का सच मालूम पड़ेगा, पर वो दिन इतनी जल्दी और ऐसे आएगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। ऋषि जो भी कह ले, पर मुझे पता था कि इशिका सिंघानिया मुझे कभी भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर अब तो लगता है कि इशिका सिंघानिया मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इतना सोचकर जूही ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने इशिका सिंघानिया की आंखों में देखकर कहा, हाँ मैं और ऋषि साथ हैं। जूही के इतना कहते ही इशिका सिंघानिया ने जूही को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर विनय जूही की मदद के लिए आगे बढ़ा, पर मिसेस चंद्रा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मिसेस चंद्रा ने विनय को वार्निंग देते हुए कहा, असिस्टेंट विनय, कुछ मैटर्स में आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर विनय पीछे नहीं हटा। वो इशिका सिंघानिया की इज्जत करता था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो उनके तरीकों को भी सही समझता था। विनय मिसेस चंद्रा को धक्का तो नहीं दे सकता था, तो वो बस मुंह से उनसे कह रहा था, मिसेस चंद्रा
प्लीज हटिए। पर मिसेस चंद्रा कौन सा मुंह की बात समझने वालों में से थी। उन्होंने विनय से कहा, असिस्टेंट विनय, अपने इमोशंस को काबू में रखिए। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर वो जूही को भी इशिका सिंघानिया के हाथों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। जूही इशिका सिंघानिया के थप्पड़ मारने के बाद जूही के चोट से वापस से खून बहने लगा, पर जूही ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जूही ने इशिका सिंघानिया से कहा, मिसेस सिंघानिया, आई एम सॉरी कि आपको ये सब ऐसे पता चला। मैं और ऋषि आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, पर आपको कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। फिर जूही ने मन ही मन सोचा, झूठ, मुझे तो आपको कभी बताना ही नहीं था। मेरा बस चले तो मैं आपको अभी भी कुछ न बताऊं। इशिका सिंघानिया ने जूही की इस बात पर कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने जूही से वापस से सवाल किया, जूही, ये बताओ तुम्हारा और ऋषि का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा है? तुम दोनों कितना क्लोज हो और ये सब कब से शुरू हुआ? इशिका सिंघानिया के सवाल सुनकर जूही सोच रही थी, आज तो इशिका सिंघानिया अपने सवालों से मेरी जान ही ले लेंगी। जब इनसे जवाब सुना नहीं जाते तो ये सवाल ही क्यों कर रही हैं? पर अब जूही ये भी जानती थी कि झूठ बोलने का, यूं छुपाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जूही ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर उसने इशिका सिंघानिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं और ऋषि उतना ही क्लोज है जितने कोई भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, और इस बात को कुछ महीने हो चुके हैं। जूही के बात पूरी करते ही इशिका सिंघानिया गुस्से में चीख पड़ी, जूही! और फिर किसी पागल सनकी की तरह वो जूही पर कूद पड़ी। जूही की बात सुनकर इशिका सिंघानिया का दिमाग खराब हो गया। वो मन ही मन खुद से कहने लगी, मुझे अब तक लगता था कि जूही और ऋषि के बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती है, और वो नहीं तो ज्यादा से ज्यादा दोनों एक दूसरे को अभी बस पसंद करना शुरू ही किया है। पर अब ये डायन जूही बड़े मजे से मेरे सामने खड़ी होकर कह रही है कि उसके और ऋषि के बीच सब कुछ ही हो चुका है, वो भी अभी से नहीं बल्कि महीनों पहले से। आज समझ आया मेरे कि ऋषि किसी को अपने बेडरूम में आने क्यों नहीं देता था, और उसके बेडरूम में रात भर वो आवाजें कैसी आती थी। मैं इस जूही को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस ऋषि को मैंने हमेशा से चाहा, जिसके करीब मैंने कभी किसी लड़की को नहीं आने दिया, उस ऋषि को ये चुड़ैल मेरे नाक के नीचे से चुरा लेगी। फिर कुछ याद करके इशिका सिंघानिया ने खुद से कहा, पर अभी तो कुछ दिनों पहले मैंने ऋषि से पूछा था, तब तो उसने मुझसे कह दिया था कि वो और जूही सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यानी ऋषि ने मुझसे झूठ बोला। ऋषि ने इस चुड़ैल की वजह से मुझसे झूठ बोला। मुझे अब तक लगता था कि ऋषि हमदर्दी और इंसानियत की वजह से जूही को गुंडों से बचाने गया था, पर नहीं, वो तो इस चुड़ैल के वश में था। वो भी इतना कि ऋषि ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। इशिका सिंघानिया जितना ज्यादा सोच रही थी, उतना ही उनकी जूही के लिए नफरत बढ़ रही थी। ये सब सोचने के बाद इशिका सिंघानिया चीखती हुई जूही के ऊपर चढ़ गई। वो कह रही थी, शेमलेस, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे अभी और इसी वक्त मार डालूंगी। इतना कहकर इशिका सिंघानिया ने जूही को जमीन पर पटक दिया और उसका गला दबाने लगी। इशिका सिंघानिया के अचानक से हमला करने की वजह से जूही खुद को संभाल नहीं पाई। उसे हमेशा से लगता था कि मुझे पता था कि मेरे और ऋषि के रिश्ते का सच जानकर इशिका सिंघानिया खुश नहीं होंगी, वो गुस्सा करेंगी, पर वो इस हद तक जा सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो मेरी जान की दुश्मन बन बैठी हैं। मेरी याद में मैंने इशिका सिंघानिया को कभी तेज चलते हुए भी नहीं देखा, और आज ये भागकर मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जूही ने इशिका सिंघानिया के पंजों से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो इशिका सिंघानिया को हिला भी ना सकी। दूसरी तरफ इशिका सिंघानिया का ये रूप देखकर विनय भी हैरान रह गया, पर इस बार उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो सीधे मिसेस चंद्रा को धक्का देकर जूही के पास आ गया। विनय ने फिर जूही पर से इशिका सिंघानिया को हटाया और उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। इशिका सिंघानिया पागल हो चुकी थी। वो अपनी नफरत से आगे अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो चुकी थी। उन्होंने विनय को नहीं छोड़ा, उसे भी 2-4 झापड़ जड़ दिए। विनय ने इशिका सिंघानिया को खुद को मारने से नहीं रोका, पर वो जूही के सामने से भी नहीं हटा। विनय ने इशिका सिंघानिया से पेशेंटली कहा, मिसेस सिंघानिया, आप जूही मैम के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। जब ऋषि सर को होश आएगा तो उन्हें ये सब जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होगी।
ऋषि का नाम सुनते ही इशिका सिंघानिया शांत होने की बजाय और भी भड़क गई। उन्होंने विनय की ओर उंगली करके कहा, विनय, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? विनय ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं मिसेस सिंघानिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने ऋषि सर से वादा किया था कि आप जूही मैम का ख्याल रखेंगी, तभी तो उन्होंने जूही मैम को छोड़ा था। पर अगर अब आप... विनय की इस बात पर इशिका सिंघानिया की जलन की आंख भड़क उठी। उन्होंने कहा, विनय, तुम पागल हो गए हो, तुम सबके सब पागल हो गए हो। जूही इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इस जूही के बिना भी ऋषि को संभाल सकती हूँ। ये लड़की मुझे मेरे ऋषि के आस पास भी नहीं चाहिए। इशिका सिंघानिया एक बार फिर से जूही पर हमला करने वाली थी। इशिका सिंघानिया मन ही मन सोच रही थी, मैंने पहले सोचा था कि मैं इस जूही को यहाँ से दफा करके फिर शांति से इसका काम तमाम कर दूंगी, पर अब नहीं। अब मुझे इसकी मौत अभी चाहिए। ये मुझे एक और पल जिंदा बर्दाश्त नहीं। पर इससे पहले कि इशिका सिंघानिया जूही पर फिर से हमला करती, वहां भागती हुई नैना आ पहुंची। विनय के लाल गाल देखकर नैना ने विनय को हक कर लिया। फिर उसने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर कहा, मिसेस सिंघानिया, मिस्टर शिव सिंघानिया और मिस्टर आशीष बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ यहीं आ रहे हैं। नैना की इस बात को सुनकर विनय और इशिका सिंघानिया ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ही पीछे हट गए। किसी बाहर वाले के सामने वो ये नहीं दिखा सकते थे कि उनके बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है। बाहर वालों के लिए वो एक ही ग्रुप थे, ऋषि का ग्रुप, उसके सपोर्टर्स। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, अभी अभी तो सिंघानिया कॉर्पोरेशन में ऋषि की पोजीशन स्टेबल हुई है, ऐसे में उसका एक्सीडेंट, मैं शिव सिंघानिया को इस बात का फायदा उठाने नहीं दे सकती। और ऊपर से जूही और ऋषि के रिश्ते का सच अभी किसी के सामने नहीं आ सकता, वरना ऋषि के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस जूही को तो मैं बाद में भी देख लूंगी, पर अभी मुझे शिव सिंघानिया को हैंडल करना पड़ेगा। इतने में ही शिव सिंघानिया वहाँ आशीष और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ आ पहुंचा। शिव सिंघानिया और आशीष को जैसे ही ऋषि के एक्सीडेंट के बारे में खबर मिली, वो यहाँ हॉस्पिटल चले आए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऋषि और जूही का रिश्ता इतना गहरा होगा कि ऋषि जूही को अकेले बचाने चला जाएगा। शिव सिंघानिया को देखते ही इशिका सिंघानिया टेंस हो गई, पर किसी तरह उन्होंने खुद को शांत किया। फिर उन्होंने आशीष से पूछा, आशीष, तुम यहाँ कैसे? इस पर आशीष ने एक नजर जूही की ओर देखा, फिर उसने इशिका सिंघानिया से कहा, मुझे भाई और भाभी के बारे में जैसे ही पता चला, मैं तुरंत ही पापा के साथ यहाँ चला आया। आशीष की बात को सपोर्ट करते हुए शिव सिंघानिया भी पीछे से बोले, हाँ, जैसे ही मुझे ऋषि की खबर मिली, मैं यहाँ चला आया। ये सब कहते वक्त शिव सिंघानिया की निगाहें बस इशिका सिंघानिया पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो कह कुछ रहे हो पर उसका मतलब कुछ और हो। इशिका सिंघानिया को शिव सिंघानिया की नजर का मतलब साफ समझ आ रहा था, पर उन्होंने शिव सिंघानिया को इग्नोर किया और वो आशीष का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू आशीष। हालांकि आशीष बात इशिका सिंघानिया से कर रहा था, पर उसकी नजर सिर्फ जूही पर टिकी हुई थी। उसने देखा था कि जब वो आया था तब जूही जमीन पर लेटी हुई थी। माना कि अब वो खड़ी हो गई थी, पर अब भी उसके गले और मुंह पर खून लगा हुआ था और गाल पर चोट का निशान था। आशीष ने पहली बार जूही को इतनी बुरी कंडीशन में देखा था। आशीष ने जूही के पास जाकर उससे पूछा, भाभी, आप ठीक तो हैं? पर आशीष के करीब आते ही जूही पीछे को पिछल गई। वो वैसे ही इतनी गलतियां कर चुकी थी, वो और गलतियां नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जूही ने आशीष से कुछ नहीं कहा। उसने बस आशीष से इतना कह दिया, मैं ठीक हूँ। पर आशीष नहीं माना। वो जूही के और पास गया। उसने फिर से जूही से कहा, नहीं भाभी, आप ठीक नहीं हैं। जूही आशीष के इस सवाल का क्या जवाब देगी? और आखिरकार क्या है इशिका सिंघानिया और शिव सिंघानिया के रिश्ते का सच? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम। सोच लिया था कि वो आज जूही को खत्म कर देंगी, पर उनके और जूही के बीच विनय आकर खड़ा हो गया। इशिका सिंघानिया ने तो विनय को भी नहीं छोड़ा, पर फिर वहां शिव सिंघानिया और आशीष आ गए। तब जाकर इशिका सिंघानिया रुकी, क्योंकि
वो किसी को भी कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी जिससे ऋषि की पोजीशन पर कोई आ जाए। जूही की बुरी हालत देखकर आशीष ने उससे कहा, भाभी आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। इससे पहले जूही और कुछ कह पाती, इशिका सिंघानिया ने पीछे से कहा, हाँ जूही तुम विनय के साथ जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवा लो, मैं यहाँ पर ऋषि का ख्याल रख लूंगी। फिर इशिका सिंघानिया ने आशीष की ओर घूमकर कहा, वो मैं ऋषि को लेकर इतना परेशान थी कि जूही की इन छोटी मोटी चोटों पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर नैना का मन हुआ कि वो इशिका सिंघानिया की एक्टिंग के लिए तालियां बजा दे। उसने मन ही मन खुद से कहा, वाओ, मिसेस सिंघानिया की एक्टिंग किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। 2 सेकंड पहले तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि अभी जूही मैम को मार डालेंगी, पर अब देखो एक लविंग एंड केयरिंग सास बन गई। इसके लिए तालियां तो बनती हैं। अगर इन्होंने मैम को थप्पड़ न मारा होता तो जूही मैम की चोट ना के बराबर होती। शी इज सच अ, खैर छोड़ो, अब जब ऋषि सर उठेंगे तभी वो इनको सबक सिखाएंगे। इतने में इशिका सिंघानिया ने वापस से जूही को जोर से देखकर कहा, जूही जल्दी जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवाओ। पर इशिका सिंघानिया के इतना कहने के बाद भी जूही अपनी जगह से नहीं हिली। उसे डर था कि अगर वो एक बार ऋषि के पास से गई तो इशिका सिंघानिया वापस से उसे ऋषि को देखने भी नहीं देंगी। इसीलिए जूही बस नैना और विनय को देख रही थी। नैना जूही की कश्मकश समझ रही थी, इसीलिए वो आगे आई और उसने जूही का हाथ पकड़कर उसे कहा, मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ और जैसे ही आपका चेकअप हो जाएगा वैसे ही हम यहाँ वापस आ जाएंगे और मिसेस सिंघानिया और विनय के साथ ऋषि सर का इंतजार करेंगे। नैना की बात सुनकर जूही को कोई तो सहारा दिखा था, पर पूरी तरह श्योर होने के लिए जूही ने विनय की ओर देखा। तब विनय ने भी अपना सर हिलाकर कहा, हाँ मैम आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए, फिर आप यहाँ ऋषि सर के पास आ जाइएगा। विनय और नैना के कहने के बाद जूही को एक आस दिखी कि वो अब भी ऋषि के पास रह सकती है। इसी भरोसे जूही ने एक बार ऑपरेशन थिएटर की ओर देखा और फिर वो रिलेक्टेंटली वहाँ से चली गई। जूही के जाने के बाद शिव सिंघानिया और आशीष ने इशिका सिंघानिया से कहा, मिसेस सिंघानिया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऋषि ठीक हो जाएगा और आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। इशिका सिंघानिया ने उन दोनों से पोलाइटली थैंक यू कह दिया। इसके बाद आशीष और शिव सिंघानिया वापस जाने को बढ़े। तब ने चैन की सांस ली, पर इतने में ही शिव सिंघानिया जाते जाते रुक गए। उन्होंने मुड़कर आशीष से कहा, आशीष तुम आगे जाओ, मुझे मिसेस सिंघानिया से कुछ प्राइवेट में बात करनी है, मैं वो करके आता हूँ। शिव सिंघानिया बात आशीष से कर रहे थे, पर उनकी नजर सिर्फ इशिका सिंघानिया पर टिकी हुई थी। शिव सिंघानिया की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, मुझे पता था मैं इस घटिया इंसान के चुंगल से कभी पीछा नहीं छोड़ा पाऊंगी। ऋषि की कंपनी संभालने के बाद मुझे लगा था कि अब मैं शिव सिंघानिया से बच गई हूँ, पर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आज ऋषि इंजर्ड है और ये हैवान अब बात का फायदा ना उठाएं और सालों पहले की तरह मेरा फायदा ना उठाएं। शिव सिंघानिया के इतना कहने पर आशीष ने अपना सर हिलाकर कहा, ओके डैड आप ताईजी से बात कर लीजिए, तब तक मैं भाभी से मिलकर आता हूँ, फिर आप मुझे हॉस्पिटल के गेट पर मिल जाइएगा। इस पर शिव सिंघानिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद आशीष वहाँ से चला गया। उसे ये तो नहीं पता था कि उसके पापा को इशिका सिंघानिया से क्या बात करनी है, पर उसने इस बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। आशीष के जाने के बाद अब वहाँ सिर्फ विनय और मिसेस चंद्रा खड़े थे। बाकी सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले ही शिव सिंघानिया के कहने पर वहाँ से बाहर जा चुके थे। फिर शिव सिंघानिया चलकर इशिका सिंघानिया के पास आए। वो जैसे जैसे इशिका सिंघानिया के पास आ रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखों की चमक बढ़ रही थी। को ध्यान से देखे तो उनकी बढ़ती हुई एक्साइटमेंट को उनके चेहरे में साफ देख सकता था। शिव सिंघानिया की नजरें तो पूरे वक्त सिर्फ इशिका सिंघानिया पर टिकी हुई थी, पर उन्होंने विनय और मिसेस चंद्रा से कहा, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात तुम लोगों को समझ नहीं आई क्या? मैंने कहा मुझे मिसेस सिंघानिया से अकेले में कुछ बात करनी है। शिव सिंघानिया के बात दोबारा रिपीट करने पर विनय ने कहा, ठीक है मिसेस सिंघानिया, आप मिस्टर शिव सिंघानिया से बात कीजिए, मैं जूही मैम को देख कर आता हूँ। इसके बाद विनय भी वहाँ से चला गया।
विनय वहां से जाते वक्त बस मन ही मन यही सोच रहा था, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मेरा पूरा ध्यान अब से सर की सेफ्टी पर ही रहेगा। जो गलती मैंने पहले की है वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगर यहाँ पर मिसेस सिंघानिया की जगह कोई और होता तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाता, पर मिसेस सिंघानिया जैसे भी हैं वो कभी ऋषि सर के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी, इसीलिए मैं अभी के लिए शिव सिंघानिया की बात मान लेता हूँ। वैसे भी अभी सर की हालत बहुत नाजुक है। विनय तो वहाँ से चला गया, पर मिसेस चंद्रा अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी रही। और कोई जाने या ना जाने, पर मिसेस चंद्रा इशिका सिंघानिया के हर राज की हमराज थी। वो इशिका सिंघानिया और शिव सिंघानिया के रिश्ते का सच बखूबी जानती थी। शिव सिंघानिया को देखकर मिसेस चंद्रा ने मन ही मन सोचा, मुझे पता है कि आज के इशिका सिंघानिया के पास पैसा, पावर और कनेक्शन सब कुछ है, पर अतीत के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें मैडम चाह कर भी अपने दिमाग से नहीं छुटा सकती। अगर ऋषि सर मैडम की चाह है तो ये शिव सिंघानिया मैडम का वो भयानक सपना है जिसे वो अपनी जिंदगी से भुला देना चाहती हैं। जब मिसेस चंद्रा अपनी जगह से नहीं हिली तो शिव सिंघानिया ने गुस्से से मिसेस चंद्रा की ओर देखकर कहा, तुम्हें मेरी बात अभी सुनाई नहीं पड़ी क्या? जाओ यहाँ से। पर मिसेस चंद्रा अभी भी अपनी जगह से नहीं हटी। वो इशिका सिंघानिया की ओर देख रही थी। मिसेस चंद्रा मन ही मन सोच रही थी, ये शिव सिंघानिया खुद को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि दुनिया इसके हिसाब से चलती है? वाहियात इंसान। इतने में इशिका सिंघानिया ने एक गहरी सांस लेकर अपनी किस्मत से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो जानती थी कि मुझे एक शिव सिंघानिया की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहती। ये सोचकर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से कह दिया, मिसेस चंद्रा आप यहाँ से जाएं। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर मिसेस चंद्रा शॉक्ड हो गई। उन्होंने इशिका सिंघानिया की ओर हैरानी से देखा और वो बोली, पर मैडम। पर इतने में ही इशिका सिंघानिया ने गुस्से में अपना हाथ मिसेस चंद्रा को दिखा दिया। वो चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना आप बाहर जाइए, तो जाइए। फिर इशिका सिंघानिया बड़बड़ा कर बोलने लगी, आज किसी को मेरी कोई बात एक बार में समझ क्यों नहीं आ रही है? मिसेस चंद्रा इशिका सिंघानिया को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी इशिका सिंघानिया के कहने पर मिसेस चंद्रा भी बेमन से बाहर चली गई। अब हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में इशिका सिंघानिया शिव सिंघानिया के साथ अकेली थी। इशिका सिंघानिया अपनी हिम्मत जुटा रही थी कि वो शिव सिंघानिया से कैसे बात करे, और जैसे ही इशिका सिंघानिया ने अपना सर ऊपर किया, उन्होंने शिव सिंघानिया को अपने एकदम करीब पाया। शिव सिंघानिया को अपने इतना करीब देखकर इशिका सिंघानिया चौंक गई और अपने पैर खुद ब खुद पीछे की ओर पछल गए। पर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को खुद से दूर नहीं जाने दिया। उन्होंने इशिका सिंघानिया की कमर पर हाथ डाला और उन्हें अपनी ओर खींचा। फिर शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया के कान के करीब जाकर कहा, इशिका तुम अपने शिव से इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो? इशिका सिंघानिया खुद को शिव सिंघानिया के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को छोड़ने की जगह उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शिव सिंघानिया ने फिर से कहा, क्यों, क्या हुआ? पहले तो तुम मेरे बहुत करीब रहती थी, और उस रात ऋषि की शादी के पहले तो क्या ही कहें, तो अब इतनी बेरुखी क्यों? शिव सिंघानिया के इतना कहते ही इशिका सिंघानिया भड़क गई। उन्होंने शिव सिंघानिया को धक्का देते हुए कहा, शट अप। अब शिव सिंघानिया इशिका सिंघानिया के चिल्लाने पर भी नाराज नहीं हुआ। उसने इशिका सिंघानिया को अपने बिल्कुल नजदीक खींचकर कहा, इशिका तुम नाराज क्यों होती हो? मैंने सच ही तो कहा है, और तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तुमसे मांग ही क्या रहा हूँ, बस इतना कि कभी कभार पुराने दिन की खातिर तुम मेरे साथ कुछ अकेला वक्त बिता लिया करो। इसमें मुश्किल ही क्या है? शिव सिंघानिया की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने गुस्से में शिव सिंघानिया को धक्का दे दिया, और फिर उन्होंने एक नजर इधर उधर घुमाई और वो मन ही मन कहने लगी, अच्छा हुआ ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, वरना अगर किसी ने मुझे इस शिव सिंघानिया के साथ यूं देख लिया होता तो गजब हो जाता। इसके बाद इशिका सिंघानिया ने शिव सिंघानिया को घूर कर देखा और उनसे कहने लगी, चुपचाप जाओ, अब तुम ये सब अपनी बकवास बातें बंद करो। हमारे बीच डील हुई थी कि अब हम बीती बातों को लेकर नहीं बैठेंगे, फिर अब ये सब क्यों? तब
शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया के गालों को सहला कर कहा, इशिका नाराज मत हो, वरना कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर दूं कि तुम्हें पछताना पड़ जाए। शिव सिंघानिया के छूने भर से इशिका सिंघानिया की रूह कांप गई। उन्हें वो बीते दिन याद आ गए जब वो शिव सिंघानिया के टुकड़ों पर जी रही थी। इस बार जब इशिका सिंघानिया ने शिव सिंघानिया को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, तब शिव सिंघानिया ने मुस्कुरा कर कहा, ये हुई ना बात, ये है मेरी इशिका, जिसे लोगों को सर्व करना बखूबी आता है। इशिका सिंघानिया ने अपनी किस्मत से हार कर शिव सिंघानिया को रेजिस्ट करना बंद कर दिया और उनसे पूछ बैठी, आखिर तुम चाहते क्या हो? इसके बाद तो शिव सिंघानिया नहीं रुका। उसने इशिका सिंघानिया के आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें करके दिखाया। शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को अपनी बाहों में भर लिया और जैसे चाहा उसे छूने लगा, चूमने लगा और उसके साथ गंदी गंदी बातें करने लगा। और आखिर में उस शांत कॉरिडोर में कपड़े उतरने की और तेज सांसों की आवाज गूंजने लगी। इस पूरे वक्त शिव सिंघानिया की आंखों में जीत की खुशी थी, तो इशिका सिंघानिया की आंखों में शर्म और बेबसी के आंसू बह रहे थे। आखिर क्यों इशिका सिंघानिया जैसी औरत शिव सिंघानिया के सामने झुक गई? वो इशिका सिंघानिया जो अपनी छोटी से छोटी बात का बदला लिया करती थी, वो आज शिव सिंघानिया से डर गई। आखिर अतीत के ऐसे कौन से राज हैं जिसको छुपाए रखने के लिए इशिका सिंघानिया किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट FM। ये कहकर कि उन्हें इशिका सिंघानिया से कुछ अकेले में बात करनी है, बाकी सभी लोगों को हॉस्पिटल कॉरिडोर से बाहर भेज दिया था। उसके बाद शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को उनके अतीत की कुछ बातें याद दिलाई, जिसमें उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप था। जिसके बाद इशिका सिंघानिया ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और फिर शिव सिंघानिया ने हॉस्पिटल के उसी कॉरिडोर में एक बार फिर इशिका सिंघानिया से अपनी भूख मिटाई। जब शिव सिंघानिया अपनी जरूरतों में खोया हुआ था, तब इशिका सिंघानिया अतीत के उन पलों को याद कर रही थी जिन पलों में वो शिव सिंघानिया की हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। इशिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, ये उन दिनों की बात है जब रणधीर सिंघानिया की मौत हुई थी। उनकी मौत में मुझे एक पिंजरे से तो आजादी मिल गई थी, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि एक नया पिंजरा मेरा इंतजार कर रहा है। मैं भले ही दुनिया के सामने दी ग्रेट इशिका सिंघानिया हूँ, जिसने अकेले सिंघानिया कॉर्पोरेशन को संभाला, पर असलियत तो यही थी कि मैं सिर्फ एक मामूली सी औरत थी जिसे रणधीर का मन बहलाने के लिए उसके बाप ने खरीदा था। मुझ जैसी औरत को कहाँ बिजनेस की कोई समझ थी, पर जो भी हो, मैं सिंघानिया कॉर्पोरेशन किसी बाहर वाले के हाथों में नहीं जाने दे सकती थी। इसीलिए उस वक्त मुझे जो समझ आया, जो ठीक लगा, वो मैंने किया। मैंने शिव सिंघानिया का सहारा लिया, जिसके पास उस वक्त सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सबसे ज्यादा शेयर्स थे। ये शिव सिंघानिया भी पागल था। उसे बहलाने में और अपने जाल में फंसाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा और फिर इस शिव सिंघानिया के सपोर्ट से मैंने सिंघानिया कॉर्पोरेशन में अपनी पकड़ जमा ली और फिर वक्त आने पर मैंने ये सब कुछ अपने ऋषि के नाम कर दिया। हालांकि काम होने के बाद मैंने शिव सिंघानिया को इग्नोर करना शुरू कर दिया, पर ये शिव सिंघानिया भी कोई मामूली इंसान नहीं है। इसके पास भी कई ऐसे तरीके हैं, अगर जरा सी चूक हो जाए तो ये आपको खत्म करके ही छोड़ेगा। तभी तो आज तक चाह कर भी मैं इससे बदला नहीं ले पाई। दुनिया में ये इकलौता इंसान है जिससे मुझे डर लगता है। इसके छूने से, इसके बुलाने से, इसके पास आने से मेरी रूह कांप जाती है, पर फिर भी इसकी एक आवाज पर मुझे इसके पास जाना पड़ता है। खुद को मार कर भी इसकी जरूरतें पूरी करनी पड़ती है और आज भी वही हो रहा है। ये मुझे चाहे जैसे इस्तेमाल कर रहा है और मैं एक उफ भी नहीं कर सकती। इशिका सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद करके उस दिन को याद किया जब शिव सिंघानिया ने इसी तरह उसे छुआ था। इशिका सिंघानिया ने सोचा, ऋषि ने सिंघानिया कॉर्पोरेशन तो ज्वाइन कर लिया था, पर अभी तक वो पूरी तरह से अपने पैर कंपनी में नहीं जमा पाया था और शिव सिंघानिया मौका पाते ही ऋषि पर अटैक कर देता था। इस वजह से ऋषि को ना चाहते हुए भी अपनी पोजीशन स्टेबल करने के लिए और अपने दादाजी के शेयर हासिल करने के लिए जूही से शादी करनी पड़ी। मैं ऋषि को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए ऋषि की शादी के पहले मैं शिव सिंघानिया से मिलने उसके कैबिन गई थी। वहाँ मैंने इसे ऋषि को जाने देने की विनती की,
शिव सिंघानिया ने उस दिन मेरी बात तो मान ली, पर उस दिन भी इसने मेरा जी भर के फायदा उठाया। पर मुझे उस कुर्बानी का क्या फायदा हुआ? अगले ही दिन ऋषि ने जाकर उस जूही से शादी कर ली और शादी के बाद से ही ऋषि मुझसे उखड़ा हुआ रहता है। मैंने ऋषि के लिए इतना कुछ किया, पर वो इस चुड़ैल जूही के साथ इश्क लड़ा रहा है और मुझे यहाँ इस हैवान का शिकार होना पड़ रहा है। क्यों क्यों? मेरी किस्मत इतनी बुरी है क्यों? इशिका सिंघानिया रोते हुए बस अपनी बुरी किस्मत को कोस रही थी, पर वो ये भूल गई थी उनके साथ जो भी हो रहा था वो उनके ही लिए फैसलों का नतीजा था। उन्होंने ही पैसों के लिए रणधीर सिंघानिया से शादी की थी। उन्होंने ही अपने फायदे के लिए रणधीर सिंघानिया की जान ली थी और शिव सिंघानिया के पास जाने का फैसला भी उनका खुद का ही था। शिव सिंघानिया एक बार के बाद जब इशिका सिंघानिया को वापस से किस ही कर रहा था, तभी मिसेस चंद्रा वहां आ पहुंची। मिसेस चंद्रा ने देखा कि इशिका सिंघानिया के बाल बिखरे हुए हैं, उनकी ड्रेस ऊपर को चढ़ी थी और शिव सिंघानिया ने उन्हें अपनी बाहों में भरा हुआ था। ये सीन देखकर मिसेस चंद्रा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे जाए या पीछे हटे, पर वो वापस भी तो नहीं जा सकती थी। तो अपनी शर्म को भुलाकर मिसेस चंद्रा आगे बढ़ी। किसी के आने की आहट सुनकर इशिका सिंघानिया और शिव सिंघानिया दोनों ही चौकन्ने हो गए। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मिसेस चंद्रा थी। मिसेस चंद्रा को देखकर शिव सिंघानिया नहीं रुके, पर इशिका सिंघानिया की आंखें शर्म से झुक गईं और उसमें बेबसी के आंसू छलक आए। इतने में शिव सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा के सामने ही इशिका सिंघानिया से कहा, इशिका, तुम तो दिन ब दिन और भी जवान होती जा रही हो। आज का ये दिन तुम कभी मत भूलना, और वैसे तो मैं तुम्हें आज का दिन भूलने भी नहीं दूंगा। टाइम टाइम पर याद दिलाता रहूंगा। शिव सिंघानिया की ऐसी बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी नजरें झुका ली। तभी मिसेस चंद्रा ने कहा, मैडम, मिस जूही का ट्रीटमेंट हो चुका है और वो असिस्टेंट विनय और सेक्रेटरी नैना के साथ यहीं आ रही हैं। मिसेस चंद्रा की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने शिव सिंघानिया को खुद पर से हटाने की कोशिश की, पर शिव सिंघानिया ने उसे अब भी नहीं जाने दिया। शिव सिंघानिया ने एक आखिरी बार इशिका सिंघानिया को किस किया और कहा, मेरी आज की बात भूलना मत, वरना। शिव सिंघानिया के इतना कहने पर इशिका सिंघानिया उन्हें फटी आंखों से देखने लगी, पर उनसे कुछ न कह सकी। ये देखकर शिव सिंघानिया जोर जोर से हंसने लगे और फाइनली शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया को जाने दिया। इसके बाद तुरंत दोनों ने अपने अपने कपड़े सही किए और उतने में ही जूही विनय और नैना के साथ वहां आ गई। वो लोग कुछ होता हुआ तो नहीं देख पाए, पर माहौल की ऑकवर्डनेस सभी ने महसूस की। सभी के आते ही शिव सिंघानिया ने मुस्कुराकर इशिका सिंघानिया से कहा, मिसेस सिंघानिया, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, पर आपको और ऋषि से मिलने मैं जल्दी दोबारा आऊंगा। शिव सिंघानिया की बात को सुनकर इशिका सिंघानिया के सीने में वापस से दर्द शुरू हो गया। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखकर दर्द के कारण अपना मुंह सिकोड़ लिया। इसे देखकर मिसेस चंद्रा इशिका सिंघानिया को संभालने के लिए आगे बढ़ी, पर उससे पहले ही शिव सिंघानिया ने इशिका सिंघानिया का हाथ थाम लिया और उनसे पूछा, क्या हुआ मिसेस सिंघानिया? पर इशिका सिंघानिया ने शिव सिंघानिया का हाथ खुद पर से हटा दिया। उन्होंने किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। इतने में जूही भी इशिका सिंघानिया के पास आकर खड़ी हो गई। उसने इशिका सिंघानिया से पूछा, मिसेस सिंघानिया, क्या हुआ? आप ठीक हो ना? जूही को देखकर अब शिव सिंघानिया और वहाँ नहीं रुके। उन्होंने एक आखिरी बार इशिका सिंघानिया को देखकर कहा, अपना ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा। और इसके बाद शिव सिंघानिया वहाँ से चले गए। शिव सिंघानिया के जाते ही इशिका सिंघानिया ने जूही का हाथ हटा दिया। वो उससे बोली, तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। इशिका सिंघानिया इतना कहने के बाद मिसेस चंद्रा के साथ साइड में रखे हुए सोफे पर बैठ गई। जूही अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। इशिका सिंघानिया को कुछ देर तक देखती रह गई। उसे इशिका सिंघानिया की बातों का बुरा नहीं लग रहा था। जूही मन ही मन सोच रही थी, मैं जानती हूँ कि इशिका सिंघानिया ऋषि की परवाह करती है और इसीलिए वो मुझसे नाराज है, और उनका ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि इस वक्त तो मुझे खुद से नफरत हो रही है। अगर मैं अपनी बेवकूफी के चलते राहुल से नहीं मिलने गई होती तो आज ऋषि की ये हालत नहीं हुई होती। इशिका सिंघानिया ने सोफे पर बैठने के बाद गहरी सांस ली। उन्हें आज जितनी नफरत और जलन जूही से हो रही थी, उतनी ही कड़वाहट
किसी के लिए भी महसूस नहीं की थी, यहाँ तक कि रणधीर और शिव सिंघानिया के लिए भी नहीं। इशिका सिंघानिया मन ही मन खुद से कह रही थी, अगर आज ये जूही नहीं होती तो मेरा ऋषि आज इस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, और ऋषि की इस हालत का फायदा उठाकर शिव सिंघानिया की हिम्मत नहीं होती मुझे यूं बेइज्जत करने की। सब कुछ, सब बुरा इस जूही की वजह से हुआ है। आज मैंने जितनी इंसल्ट सही है, मैं इस जूही को उतनी ही बिटर मौत दूंगी। फिर जूही ने एक गहरी सांस ली और वो वापस से इशिका सिंघानिया के पास जाकर कहने लगी, मिसेस सिंघानिया, आप प्लीज एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। पर इशिका सिंघानिया ने जूही से दांत पीसते हुए कहा, गेट लॉस्ट। फिर मिसेस चंद्रा ने जूही से सीरियसली कहा, मिस जूही, आपकी वजह से मैडम को और भी तकलीफ हो रही है, तो आप प्लीज यहाँ से जाइए। मिसेस चंद्रा के इतना कहने पर जूही इशिका सिंघानिया के पास से हट गई। इतने में विनय जूही के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने भी इशिका सिंघानिया से कहा, हाँ मिसेस सिंघानिया, आपको डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए। और इतने में ही नैना विनय के पीछे आई और जूही को इशिका सिंघानिया से दूर अपने साथ कॉरिडोर के साइड में ले गई। जूही मन ही मन सोच रही थी, मेरी वजह से सभी को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऋषि को इशिका सिंघानिया की कितनी फिक्र थी, पर आज मेरी वजह से उन्हें वापस से कितनी टेंशन हो गई है, जिसके चलते उनकी बीमारी। जूही तो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? कैसे तो अपने साथ साथ सभी की जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है? कैसे? जूही के पास आते ही नैना ने उससे कहा, जूही मैम, जब मिसेस सिंघानिया आप पर गुस्सा है तो आप बार बार क्यों उनके पास जा रही हैं? तब जूही ने अपना सर झुकाकर नैना से कहा, नहीं, मैं बस मिसेस सिंघानिया से माफी मांगना चाहती हूँ। जूही को यूं मायूस देखकर नैना ने अपनी आवाज में गर्मी लाई और वो फिर बोली, मैम, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस आप अपना ख्याल रखिए और किसी और बात के बारे में मत सोचिए। जब ऋषि सर उठेंगे तब आप उन्हीं से इन सब बातों के बारे में बात कीजिएगा, अभी ये सब रहने दीजिए। नैना की बात सुनकर जूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने मन ही मन सोचा, हाँ ऋषि ठीक हो जाएगा, उसे ठीक होना ही होगा। फिर नैना ने जूही से पूछा, और अगर आप यहाँ रहकर इन सब बातों के बारे में नहीं भूल पा रही तो मैं किसी रूम का अरेंजमेंट कर देती हूँ। इस पर जूही ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया और उससे कहा, नहीं, मैं यहीं रहकर ऋषि के ठीक होने का इंतजार करूंगी। जूही के इतना कहने पर नैना ने इशिका सिंघानिया की ओर देखा। इशिका सिंघानिया भी अभी थक कर शांत बैठ गई थी। ये देखकर नैना ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, थैंक गॉड, मिसेस सिंघानिया अभी शांत बैठी हुई है और जूही मैम को यहाँ से निकालने का नहीं सोच रही। आज इतना कुछ हुआ था कि इशिका सिंघानिया भी थक चुकी थी। उनमें सबसे अगेंस्ट जाकर जूही को यहाँ से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं बची थी। इसीलिए अब सब ऋषि के ठीक होने की खबर का इंतजार कर रहे थे। क्या ऋषि मौत को हार कर जूही के पास लौट आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।